एक बार एनसीईआरटी दिखाओ। इसको ऑन किया, इसको प्रोजेक्टर को कर दिया। ये ऑन है ना, ये ऊपर वाला ऑन कर दिया ना। कौन सी फोटो है यार, कोई फोटो दिख जाए। चलो छोड़ो। हाँ लाइट्स ऑफ कर दो आप, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे दिखने में उसी हिसाब से आप करो। ये वाली लाइट भी बंद कर दें। अब ठीक है, चलो लास्ट वाली, अच्छा बस लास्ट वाली क्लास को वापस से रिवाइज करेंगे। उसको ऑन कर दिया, कैमरे पे मेरे को नहीं देखना है, बस ये क्लास आनी चाहिए। लास्ट वाली क्लास को वापस से रिवाइज करेंगे क्योंकि वो थोड़े उसमें डाउट होंगे आपको, और आप बोल कल उस दिन बहुत हमारे बीच में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत, और आप बोल रहे थे कि नहीं सर ये वाली फोर्स को ड्राइव कर रही है। आपके डाउट लेंगे और देखेंगे कि ज्योग्राफी आपके हिसाब से चलती है या फिर जो उसके लॉज हैं उसके हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड और टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में पढ़ने की कोशिश की। हमने देखा कि क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही थी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड बनाती है ना। ये देखा था हमने, वार्म एयर जब ऊपर की तरफ राइज कर रही थी अलग अलग टाइप के क्लाउड बना रही थी, उसमें से एक रेन बियरिंग टाइप ऑफ क्लाउड था जिसका नाम था क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, जिसका नाम था क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में पढ़ने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक क्या बताई, मैंने आपको बताई कि अगर किसी क्लाउड के आगे लिखा हो क्यूमुलस, मतलब उसका मतलब होगा कि बॉल शेप है ना। किसी क्लाउड के आगे लिखा हो स्ट्रेटस तो उसका मतलब होगा कि वो लेयर्स में है। ठीक है, स्ट्रेटस मीन्स लेयर। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर कोई मिडल क्लाउड होगा तो उसके नाम के आगे लगा होगा ऑल्टो। कोई क्लाउड हाई लैटिट्यूड में होगा, ऊंची जगह पे होगा तो उसके आगे लगा होगा सिरस। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूमुलस क्लाउड मतलब बॉल शेप्ड क्लाउड, स्ट्रेटस मतलब लेयर्स में, स्ट्रेटो क्यूमुलस मतलब लेयर्स और बॉल दोनों का फॉर्मेशन, ऑल्टो स्ट्रेटस मतलब मिडल क्लाउड प्लस लेयर्स की फॉर्म में ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस मतलब लेयर्स की फॉर्म में प्लस बॉल्स की फॉर्म में, है ना। तो क्या हो गया, ऑल्टो क्यूमुलस। ऊपर हाई क्लाउड है इसीलिए सिरस, और हाई क्लाउड प्लस बॉल शेप्ड में है तो सीरो क्यूमुलस। और ये दिस इज रेन बेयरिंग क्लाउड जो अलग से काले रंग के आपको दिखेंगे जिनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इसीलिए सिर्फ इनके आगे आप देखो कि बारिश दिखाई है और किसी क्लाउड के आगे आपको बारिश नहीं दिखा रहे हैं। समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। यहां तक हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ क्लाउड, उसके अलग अलग टाइप और उनके ये नाम। तो आप इनको अगर घर जाओ एक बारी
देखने की कोशिश करो तो आराम से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं करना है। आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड के नाम पता है, आपको पता है कि कहाँ पर होते हैं। आपसे कोई पूछे कि ऑल्टो स्टेटस कौन से लेटीट्यूड में होता था, आप बोल गए ये तो ऑल्टो लगा, इसके आगे तो मिडिल क्लाउड है। किसी क्लाउड के आगे सिरस लगा है तो हाई क्लाउड है। स्टेटस मतलब लेयर्स में, क्यूमुलस मतलब बॉल शेप। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लाउड। उससे हम आगे बढ़े थे, तो हमने क्या चीज़ देखी थी? उसके आगे बढ़े थे तो हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल देख रहे थे एक बार, है ना। अभी जाएंगे प्रेशर बेल्ट पे, है ना। उसके आगे हम बढ़े थे तो हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखी। सबसे पहले कौन सी रेनफॉल देखी थी? सबसे पहले हमने देखी कन्वेंशनल रेनफॉल, है ना। कन्वेंशनल रेनफॉल की कौन सा फोटो है? सबसे पहले हमने देखी कन्वेंशनल रेनफॉल। सबसे पहले हमने देखी कन्वेंशनल रेनफॉल। क्या लिखा है? द वार्म ग्राउंड हीट्स, उसके बाद वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वार्म मॉइस्ट पॉकेट ऑफ एयर, ऊपर जाके राइजिंग कूल्स डाउन, राइजिंग एयर कूल्स डाउन, कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन अकर्स। मतलब नॉर्मल जो आपका फिनोमेना होता है कि इंसोलेशन की, सन की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस हीटिंग हुई। इंटेंस हीटिंग होने की वजह से एयर जो है ऊपर की तरफ राइज हुई, वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होगी, ऊपर जाके कंडेंस होगी, और उसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और आपकी प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश आपकी उसकी वजह से होगी। उस टाइप ऑफ रेनफॉल को आप बोलते हो कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। कौन सी? कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ये एयर का मास आपका ऊपर जाके जो कूल डाउन हो रहा है, इस रेट को क्या बोलते हैं? किस रेट से ये कूल डाउन होता है? उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट, है ना। और कितना कितना रहता था वो? अगर कोई ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से वो ऊपर जाके ठंडा होगा, है ना। अगर कोई नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट है तो कितना था? 6 to 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और अगर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट था तो 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, किसी जगह जाकर ये ऊपर क्लाउड की फॉर्मेशन हो और वहाँ पे बारिश हो तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी? दिस इज अ कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी, ठीक है। और किसी जगह अगर क्लाउड ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बारिश नहीं कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि वहाँ पर दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाली टाइप ऑफ रेनफॉल हमने देखी, कौन सी थी? कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल, ठीक है। सेकंड हमारी जो टाइप ऑफ रेनफॉल थी वो कौन सी थी? ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है, ठीक है, बीट मानसून या कोई भी और अलग टाइप की रेनफॉल, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल इज दिस ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, जिसमें एक तरफ से कुछ प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से और बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन आपके एयर मास को ऊपर अपलिफ्टमेंट मिलती है बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ दिस माउंटेन। और माउंटेन के सिर्फ एक साइड जो है ये रेनफॉल करवाता है और दूसरी साइड जब तक ये मूव करता है यहाँ तक इसके बीच का सारा मॉइस्चर चला गया होता है। सारे रेन बियरिंग क्लाउड जो होते हैं एक साइड बारिश करवा के जब तक दूसरी साइड ट्रेवल करते हैं उनके अंदर मॉइस्चर नहीं बचता, तो वहाँ पे ये रेनफॉल नहीं करवा पाते, ठीक है। तो जो जिस साइड ये रेनफॉल करवा पा रहे थे उस वाले एरिया को हमने बोला था ये कौन सी साइड है? विंडवर्ड साइड, है ना, विंडवर्ड साइड। और जिस जगह ये रेनफॉल नहीं करवा पा रहे थे उस जगह को हमने बोला था लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो साइड। ये देखो क्या दिखा रहा है, प्रिवेलिंग विंड्स यहाँ से ऊपर गए, ऊपर जाके आपकी एयर कंडेंस हुई, क्लाउड की फॉर्मेशन हुई, माउंटेन के एक साइड बारिश करवाई और माउंटेन को पास करके दूसरी तरफ जब तक गई तो जो उसके अंदर मॉइस्चर था सारा वो खत्म हो गया, क्योंकि वो एक जगह बारिश करवा चुके हैं और दूसरी जगह वो बारिश नहीं करवा पा रहे। तो एक जगह आपको बारिश मिल रही है और दूसरी जगह बारिश नहीं मिल रही, ऐसे टाइप ऑफ रेनफॉल को आप क्या बोलोगे? ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। तीसरी चीज़, आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये साइक्लोन और इसका बनने का क्या फिनोमिना और इसमें क्या चीज़ें हैं। ये साइक्लोनिक रेनफॉल मतलब ये ओशन के ऊपर बनेगी और ये ओशन के ऊपर बनने की क्या वजह है, वो टाइप्स ऑफ अभी साइक्लोन पढ़ेंगे आज, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो तीसरा क्या था? साइक्लोनिक रेनफॉल। और चौथा क्या था? फ्रंटल रेनफॉल, जो मैंने आपको बताया ये कूल एयर और यहाँ पे वार्म एयर, और वार्म एयर क्योंकि हल्की है कोल्ड एयर के ऊपर से वो राइज करेगी, कोल्ड एयर क्योंकि भारी है डेंसर है वो नीचे रह जाएगी, वार्म एयर उसके ऊपर से स्लाइड करके ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी और बारिश करवाएगी, है ना। तो दिस इज फ्रंटल रेनफॉल। इससे पहले वाली कौन सी थी? साइक्लोनिक रेनफॉल। इसको आप एंटी साइक्लोनिक कंडीशन भी बोलते हो, टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हो, वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल आपने कितने देखे? 4 टाइप के रेनफॉल हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेनफॉल और उनके आपने नाम देखे, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे थे? फिर हम देख रहे थे कि अर्थ पे कुछ प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। क्या? अर्थ पे कुछ प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। अर्थ पे प्रेशर बेल्ट्स क्यों डेवलप होती हैं? अर्थ पे प्रेशर बेल्ट डेवलप होने
कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो थर्मली इंड्यूस्ड हो सकती है आपकी प्रेशर बेल्ट, या फिर डायनेमिकली इंड्यूस्ड आपकी प्रेशर बेल्ट बन सकती है। प्रेशर बेल्ट क्यों बनेगी भाई? बिकॉज ऑफ द इंसोलेशन ऑफ द सन। जिस जगह पे वो ज़्यादा हीट देगा, जिस जगह पे ज़्यादा सनलाइट होगी, उस जगह पे इंटेंस हीटिंग होगी और वहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। उस हिसाब से आपकी प्रेशर बेल्ट जो है अलग अलग टाइप की पूरे वर्ल्ड में वो डेवलप होंगी, है ना। आप सुनते जाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको डाउट होगा तो वहाँ से आप बीच में रोकना कि सर नहीं ऐसा नहीं, हमारे सर ने ऐसा पढ़ाया है, ठीक है। देखो इस पूरी प्रेशर बेल्ट के आप पहले अलग अलग टाइप के नाम पढ़ो। क्या लिखा है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ऊपर लिखा होगा पोलर हाई, ठीक है, ऊपर लिखा होगा पोलर हाई। इसमें आप देखो सब जो है वो डबल डबल टाइप से आ रहे हैं, बस एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है वो एक बार, है ना, बाकी सब दो दो। जैसे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वैसी सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको वो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगी। इसमें से सिर्फ ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, दीज टू आर थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। बाकी जब आप बोलो कि ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, दीज आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड बिकॉज ये राइजिंग एयर जो है उसकी डायरेक्शन की वजह से ये दो प्रेशर बेल्ट बनेंगी, ठीक है। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट किस हिसाब से बन रही है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि सन जो है आपका इक्वेटर के पास काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हीटिंग करता है, और इक्वेटर के पास इंटेंस हीटिंग करने की वजह से वहाँ पर जो सरफेस के ऊपर की एयर होगी वो गर्म हो जाएगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। ऊपर की तरफ राइज करेगी तो यहाँ पर राइज करेगी तो इस जगह क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है नीचे रेनफॉल करवाएंगे। कहाँ पर? इक्वेटर के अलॉन्ग। इक्वेटर के अलॉन्ग लो प्रेशर डेवलप होगा। इक्वेटर के अलॉन्ग लो प्रेशर डेवलप होगा मतलब यहाँ नीचे लो प्रेशर डेवलप होगा, ऊपर हाई प्रेशर डेवलप होगा, है ना। मतलब नीचे ग्राउंड पे लो प्रेशर डेवलप होगा, है ना, और ऊपर क्योंकि सारी एयर उठ के ऊपर चली गई तो ऊपर हाई प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। नीचे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। फिर मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्योंकि दिस इज अलोंग द इक्वेटर, इसका नाम क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब आप देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा ऐसा खींच दिया एक लाइन और इस पूरी लाइन के अलोंग आपको लो प्रेशर बेल्ट दिखेगा। ये ऐसे कर्वी पाथ होता है। अभी हम देखेंगे आइसोबार। आइसोबार आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आप यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पर आपको एक फोटो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आइसोबार अलोंग दी वर्ल्ड। ये आइसोबार है, वर्ल्ड मैप के आइसोबार, है ना। तो ये देखो ऐसे दिखा रहा है, यहाँ से ऐसे करके कर्व पाथ है, किसी का यहाँ पर है, बीच में छोटे पैकेट है, यहाँ पर ये इनक्लोज्ड आइसोबार है, कुछ ओपन आइसोबार है, कुछ इनक्लोज्ड आइसोबार है ना। कुछ आइसोबार हैं जो ओपन आइसोबार हैं, कुछ आइसोबार हैं जो इनक्लोज्ड आइसोबार हैं। आइसोबार का मतलब क्या है? वो एरियाज वर्ल्ड के जहाँ पर सिमिलर प्रेशर देखने को मिलेगा। क्या? जहाँ पर सिमिलर प्रेशर देखने को मिलेगा उस जगह को क्या बोलते हैं? आइसोबार। उस जगह को क्या बोलते हैं? आइसोबार, है ना। ये इनक्लोज जो जगह दिख रही है ये कैसे दिख रही है? आप समझो कि ऐसा हो सकता है कि ये एक आइसोबार चल रहा है जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, और ऐसा हो सकता है कि इसके अलोंग जितनी भी कंट्रीज, जो भी कॉन्टिनेंट, जो भी ओशन का सरफेस या कॉन्टिनेंट का सरफेस पड़ रहा है उसके अलोंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रेशर आपको दिखेगा, इसीलिए ये इसको आइसोबार बोलेंगे, है ना। इसीलिए इस जगह को आइसोबार बोलेंगे। लेकिन ये इनक्लोज्ड जहाँ पर आइसोबार आपको मिल रहे हैं, आप देखोगे अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे फ्रंटल रेनफॉल या फिर टेम्परेट रेनफॉल, है ना। उसमें क्या हो रहा था? क्योंकि ऊपर इंटेंस हाई प्रेशर था और वो सारा नीचे की तरफ हैवी जो आपकी एयर थी वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रही थी, है ना। नीचे की तरफ डिसेंड करती है टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में आपकी एयर जो है वो नीचे की तरफ डिसेंड करती है। नीचे की तरफ डिसेंड करने की वजह से वो एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा नीचे सरफेस पे हाई प्रेशर बना देगी, ठीक है, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम उसके अलॉन्ग लैटिट्यूड में जहां पर और कहीं पे प्रेशर होगा। मतलब जैसे मानो ये एक आइसोथर्म है जिसके अलॉन्ग ऑलमोस्ट सेम प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बिकॉज इस जगह पे कोई कोल्ड एयर का मास डिसेंड हुआ होगा तो इस इनक्लोज जगह पे अलग से आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। उस जगह को आप बोलोगे दिस इज इनक्लोज्ड आइसोबार, जहां पे आपको अलग प्रेशर देखने को मिल रहा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इस लैटिट्यूड के अलॉन्ग जो भी अलग आइसोबार है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर अलग से क्यों दिख रहा है, यहाँ पर अलग से क्यों दिख रहा है, यहाँ, क्योंकि भाई इन जगहों पे आपके अलग से जो प्रेशर होगा, किसका? जो कोल्ड एयर होगी जो ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, वो अलग से नीचे हाई प्रेशर इनक्लोज्ड मास डेवलप करेगी, जिसको आप बोलोगे यहाँ पे अलग से एक प्रेशर है
जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कोल्ड विंड ने नीचे डिसेंड किया और इस एरिया का प्रेशर अलग से बढ़ा दिया है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता अगर वो कोल्ड एयर नीचे डिसेंड नहीं करती तो। बात समझ आ रही है? वो कोल्ड एयर नीचे क्यों डिसेंड करती है? कोल्ड एयर क्योंकि भारी है, और टेम्परेट रीजन में आपको पता है कि सर्दी ज़्यादा है, वहाँ पर हीट डेफिसिट रीजन है ना। तो एयर इज कोल्डर, एयर इज हैवी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ डिसेंड करेगी। आप इसकी लोकेशन भी देखो, आप देखो लोकेशन में ये ऊपर इस रीजन में है और यहाँ नीचे भी इस रीजन में है ना, मतलब इक्वेटर के ऊपर है इस रीजन में और यहाँ पे नीचे है ना। हम देखेंगे एक्चुअल में ये वाले जो आइसोथर्म होंगे, ये वाले जो आइसोबार होंगे, वो कहाँ पर डेवलप होंगे? जहाँ पे आपकी वेस्टर्ली चल रही होगी। आप देखना आपके जहाँ वेस्टर्ली चल रही होगी ना, उस हिसाब से आपके यहाँ पर ये इनक्लोज्ड आइसोबार डेवलप होंगे। अभी हम देखेंगे क्या आप वेस्टर्ली बोल रहे हो सर, ये क्या इनक्लोज्ड आइसोबार है। समझाने का क्या मतलब था कि वो जो मैं आपको सीधी लाइन दिखा रहा हूँ ऐसे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसका मतलब वो एकदम सीधी लाइन नहीं है, वो भी कर्वी पाथ है। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, फोटो आसान करने के लिए आपको एक बेल्ट की तरह दिखाई गई है। ठीक है, क्या? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, फिर ये और क्या चीजें दिखा रहा है? एक चीज दिखा रहा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उससे ऊपर हम जा रहे थे तो यहाँ लिखा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ ऊपर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और नीचे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ऊपर और नीचे दोनों जगह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर उस जगह को क्या बोला गया है? हॉर्स लैटिट्यूड, है ना। उस जगह को क्या बोला गया है? हॉर्स लैटिट्यूड। आप देखो इसको पढ़ने का क्या तरीका था? इसको पढ़ने का ये तरीका था कि आपको इसको कैसे लेना है। आप देखो, आप समझो, ये अगर सरफेस है और सरफेस से जो चीज़ ऊपर जा रही है, अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है, यहाँ से कोई चीज़ ऊपर जाके ऐसे जा रही है और नीचे आ रही है, ये वाली चीज़ आपको इस एरिया में दिख रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर कोई चीज़ सरफेस से एयर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे डिसेंड कर रही है और फिर सर्कल बना रही है ऐसे, मतलब वर्टिकली। ये क्या है? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है ना। मतलब इसके अलॉन्ग में आपको जो भी मूवमेंट दिखा रहा हूँ वो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर है एक्चुअल में। क्या मतलब? यहाँ से वर्टिकली ऊपर जा रही है, फिर नीचे ऐसे सेल बना रही है और फिर ऐसे नीचे आ रही है ना। सरफेस के अलॉन्ग वर्टिकल मूवमेंट, फिर नीचे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ऐसे वर्टिकल मूवमेंट ऐसे, मतलब सरफेस के अलॉन्ग। जैसे आप यहाँ खड़े हो तो आपके सामने कोई चीज़ ऊपर राइज की, फिर ऐसे नीचे ऐसे गई, फिर यहाँ आई और फिर यहाँ आई, है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है। और जो विंड्स आपको यहाँ अंदर दिख रही है ना, जो विंड्स आपको अंदर दिख रही हैं, जो विंड्स आपको अंदर दिख रही हैं, वो कौन सी विंड्स हैं? वो विंड्स हैं, मानो कि ये अर्थ है, ये मानो इंडिया का मैप है ना। इंडिया के मैप होने की वजह से मानो यहाँ पर कोई एक सिटी है, यहाँ पर कोई सिटी है, और इस सिटी नीचे सरफेस के ऊपर जो विंड्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, हवा में नहीं, जो सरफेस अलॉन्ग जो एयर जो ट्रेवल कर रही है, वो वाली विंड है जो अंदर की तरफ दिख रही है। समझ आ रही है ना? समझ आ रही है ना। तो ये वाली जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या है? जो एयर राइज कर रही है, ऊपर जा रही है, ठंडी हो रही है, नीचे आ रही है, वो वाली है। और ये क्या है? एक जगह से दूसरा जगह चलने वाली विंड, जो कि किसकी वजह से चल रही है? क्योंकि ये प्रेशर बेल्ट डेवलप हुए हैं, उनके बाद ये विंड चलना स्टार्ट हुई है ना, उसकी वजह से ये विंड चल रही है ना। तो यहाँ क्या मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहाँ ऊपर हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ रेनफॉल हो रही है ना, यही बताया। फिर मैंने क्या बोला, अगर यहाँ ऊपर एयर राइज कर रही है ऐसे करके, तो इसको अपने इक्वेटर से कहाँ का डिस्टेंस ट्रेवल करना है? पोल का, है ना। इक्वेटर से इसको पोलवर्ड जाना है, इक्वेटर से इसको पोलवर्ड जाना है, लेकिन ये पोलवर्ड नहीं जाते हुए एक जगह तक ये ट्रेवल करती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और उसके बाद एक जगह पे आके ये डिसेंड करती है ना, सिंक करती है, एक जगह पर आके सिंक करेगी। सिंक करेगी तो जिस जगह पे जाके सिंक करेगी उस जगह का प्रेशर बढ़ा देगी, है ना, उस जगह का प्रेशर बढ़ा देगी। उस जगह को आप क्या बोलोगे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर आप क्या बोलोगे? हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है और वहाँ पर जो भी पहले ज़माने में जो भी बोट शिप से ट्रेडिंग करते थे और जो हॉर्स की ट्रेडिंग करते थे, वहाँ पर आपके बोट शिप का प्रेशर बढ़ जाता था और आपके बोट और शिप के वेट को लाइट करने के लिए एक्स्ट्रा वेट को वो घटा देते थे, हॉर्स को नीचे फेंक देते पानी में, ताकि आपका बोट जो है वो लाइट हो जाए। इसीलिए इस जगह को क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड, है ना। फिर यहाँ से आप चलोगे तो आप देखो कुछ विंड आपकी जो इस तरफ आएगी, है ना, यहाँ से भी कुछ विंड होगी जो इस तरफ आएगी, यहाँ से कुछ विंड होगी जो इस तरफ जाएगी, यहाँ से कुछ विंड होगी जो इस तरफ जाएगी। आप देखो इसका सेम फिनोमिना है, यहाँ पे ऊपर गई
कुछ विंड यहाँ आई, कुछ यहाँ नीचे गई, कुछ यहाँ आई, कुछ यहाँ नीचे गई, वैसे ही अलग अलग टाइप के सेल बना रही है। यहाँ की जो हाई प्रेशर वाला रीजन है, हाई प्रेशर वाले रीजन में भी जो ऊपर वाली एयर है वो नीचे की तरफ डिसेंड करती है ना, ऊपर वाली जो एयर है वो नीचे की तरफ डिसेंड करती है, उसको भी यहाँ नीचे की तरफ जाना है। कहाँ? उसको भी यहाँ इक्वेटर की तरफ जाना है, जाना है, यहाँ से भी जाना है, उसको यहाँ से भी जाना है इक्वेटर की तरफ, ठीक है। लेकिन इक्वेटर की तरफ जब वो जा रही है तो यहाँ से एक वो नीचे सरफेस लेवल पे एक एयर आ रही है जो कि सब पोलर लो प्रेशर एरिया की तरफ आ रही है। कहाँ से? जो यहाँ पे एयर नीचे डिसेंड हुई है ना, जो यहाँ पे कोल्ड एयर नीचे की तरफ डिसेंड हुई है और यहाँ का एयर का प्रेशर इस बेल्ट का प्रेशर बढ़ाया है, वो नीचे सरफेस के लेवल पे कुछ इधर इक्वेटर की तरफ आ रही है, कुछ इधर ऊपर सब पोलर प्रेशर की तरफ जा रही है, ठीक है। कहाँ? सब पोलर जो लो प्रेशर एरिया है उसकी तरफ जा रही है। यहां से कुछ विंड है जो ऊपर की तरफ आ रही है, यहां से जो कुछ विंड है जो ऐसे की तरफ आना चाह रही है, जो इक्वेटर की तरफ आना चाह रही है ना, ठीक है। यहां पर ये वाली जो विंड है ये यहां पहुंचने के बाद और ये वाली विंड यहां पहुंचने के बाद, ये नीचे की तरफ यहां पर पहुंचने के बाद इस एरिया में, मतलब ये वाला जो एरिया है यहां पर इस वाली विंड की फिर से राइजिंग होगी। कौन सा वाले विंड की? जो विंड आपकी यहां से यहां पहुंच गई है, उस विंड की वापस से यहां से राइजिंग होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और वहां राइजिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट नहीं है, ये क्या है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट है। तो दो आपकी विंड ऐसे आ रही है एक तरफ, है ना, और यहां आने की वजह से ये ऊपर की तरफ राइज कर रही है ऐसे, क्योंकि ये ऐसे आ रही है और ये ऊपर की तरफ राइज कर रही है और ये सेल की तरह चल रहा है, इसलिए यहां पर आपको एक्चुअल में हाई प्रेशर बेल्ट दिखना चाहिए था, लेकिन आपको लो प्रेशर बेल्ट दिखेगा, क्योंकि यहां पर दोनों इनवर्ड आने वाली विंड होगी जो कि ऊपर की तरफ राइज करेगी। आप अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको वहां से अच्छे से समझ आएगा। यहाँ दो इनवर्ड विंड होंगी जो ऊपर की तरफ राइज करेंगी, इसलिए यहाँ पर एक्चुअल में लो प्रेशर बेल्ट बना है। जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आपका बना है उसमें दो विंड अंदर की तरफ आ रही है नीचे सरफेस की तरफ, और नीचे लो प्रेशर बना रही है यहाँ पर, क्योंकि वो एयर को ऊपर राइज करवा रही है। तो नीचे अगर एयर को ऊपर राइज करवाएंगे तो नीचे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, ठीक है, ठीक है। और आप वैसे ही आपका यहाँ पर ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम है और यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है। ये हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड रीजन है ना। जैसे सूरज यहाँ पर हीट सरप्लस रीजन था, उसकी वजह से यहाँ पर इक्वेटोरियल लो बना था, वैसे यहाँ पर हीट डेफिसिट रीजन है, उसी हिसाब से यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हुआ है ना। सही बात है, उस हिसाब से यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हुआ है। तो फिर समझ क्या आ रही है कि भाई ऊपर यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोलड्रम्स। अब ये डोलड्रम्स क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। फिर मैंने आपको एक चीज क्या बताई कि भाई हाई प्रेशर से विंड चाहेगी कि हम लो प्रेशर की तरफ मूव करें, है ना। हाई प्रेशर से विंड चाहती है कि हम लो प्रेशर की तरफ मूव करें। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर हो या नीचे, नॉर्थ या साउथ, दोनों क्या चाहेंगे कि हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव करें। और इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव करने की वजह से उनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगेगी। कोरियोलिस फोर्स लगने की वजह से उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ की जो विंड है वो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो जाएगी, और यहाँ से जो विंड है अपने राइट हैंड साइड रोटेट हो जाएगी, है ना। यही देखा था, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज़ है वो अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि जो इस रीजन में आपकी विंड्स आ रही हैं वो क्या है? ईस्टर्लीज। और जो इस रीजन में आपकी विंड्स आ रही हैं वो क्या है? वेस्टर्लीज। ठीक है ना। यहाँ से आप वापस देखो भाई, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है तो अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी, है ना। ठीक है, ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है तो अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है तो अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी। ये सदर्न हेमिस्फीयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो गई। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी। डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। यहां तक आपको कोई डाउट है? अब आप मुझे बताओ कि आप जो उस दिन डाउट हो रहा था, आप बोल रहे थे कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आप एक बार अगर आपको कुछ कहना है तो आप अभी बोल सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बीच में मैंने आपको सेल के नाम बताए थे कि कौन कौन से सेल यहाँ पर बन रहे थे। आपने लिखे थे ना उन सेल के नाम। आपने लिखा था एक हेडली सेल है, एक फेरल सेल है, एक पोलर सेल है ना, लिखा था ना।
एक उस दिन हम फोटो देख रहे थे ना जिसमें सेल बने हुए थे, हम देखते हैं यहाँ पर अभी एक बार फिर से वापस है। आप बताओ, आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और आसानी से समझ आए। अच्छा, आप ये वाली फोटो देखो जरा, ये वाली फोटो क्या दिखा रही है? आप जरा एक बार ये वाली फोटो देखो, ये वाली फोटो क्या दिखाना चाह रही है? ये वाली फोटो दिखाना चाह रही है कि ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। यहाँ इक्वेटर से अगर ऊपर की तरफ एयर राइज कर रही है, कर रही थी, कहाँ लिखा है ऊपर, क्या लिखा है? ट्रोपोपॉज। यहाँ क्या लिखा है? मिड लैटिट्यूड ट्रोपोपॉज। यहाँ क्या लिखा है? पोलर ट्रोपोपॉज लिखा है। यहाँ ऊपर की तरफ एयर राइज की, इस तरफ आई, यहाँ पे फिर इस वाली एयर देखो यहाँ से ऊपर की तरफ राइज हुई, वैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ राइज होगी तो यहाँ पे ही आएगा। जो चीज यहाँ बन रही है वो इक्वेटर के इस साइड भी बन रही है ना, है ना? जो फोटो आपको यहाँ दिख रही है वो इक्वेटर के इस साइड भी बन रही है ना। ये इक्वेटर के एक साइड की फोटो आपको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यहाँ से एयर ऊपर राइज हुई, ऊपर जाके ठंडी हुई, कुछ क्लाउड की फॉर्मेशन हुई, भारी होने की वजह से नीचे डिसेंड हुई, नीचे की तरफ आ गई, आ गई, है ना, आ गई। इस सेल को क्या बोला इन्होंने यहाँ पर? हेडली सेल। वैसे ही यहाँ पे फेरल सेल की जो, वैसे ही यहाँ पर आप देखो इस ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला कौन सा एरिया है? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर लो प्रेशर एरिया। ये कौन सा एरिया है? 60 डिग्री नॉर्थ। सब पोलर, सब पोलर लो। सब पोलर लो में क्या हो रहा है कि पोलर सेल का एक लिम्ब ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर फेरल सेल का भी एक लिम्ब ऊपर की तरफ जा रहा है। भाई इस जगह पे जब दोनों लिम्ब ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो नीचे लो प्रेशर डेवलप होगा, इसीलिए यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। ये जो 30 डिग्री वाली जगह है, यहाँ पे फेरल सेल की डाउनवर्ड लिम्ब आ रही है, हेडली सेल की डाउनवर्ड लिम्ब आ रही है, इसीलिए यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों की डाउनवर्ड लिम्ब आएगी, नीचे आपका हाई प्रेशर बना देगी ना, इसीलिए इस जगह पे हॉर्स लैटिट्यूड बना है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर आप इसको और आसानी से समझोगे तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि 3 टाइप के सेल बन रहे हैं। क्या? पोलर सेल, फेरल सेल, हेडली सेल। आपका जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहां पर फेरल सेल का डिसेंडिंग लिम्ब और हेडली सेल का डिसेंडिंग लिम्ब नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे हाई प्रेशर एरिया डेवलप करवा रहा है। इस जगह पे क्या डेवलप हो रहा है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जो आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, वहां पे फेरल सेल का भी राइजिंग लिम्ब है और पोलर सेल का भी राइजिंग लिम्ब है, इसीलिए इस जगह पे आपका क्या डेवलप हो रहा है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बात समझ आई? इसलिए यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बात समझ आ रही है? पक्का? आप बताओ अब आपको क्या डाउट है? अभी इसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता अभी इसके बाद तो कोई भी चीज़ नहीं है डाउट वाली। अगर आपको ये समझ आ गई फोटो तो बस समझ आ जाना चाहिए आपको। बताओ इसमें आपको कोई डाउट है? आप मुझे अब बताओ कि यहाँ पर आपने जो कोई और अलग से कहीं से पढ़ा हो, जहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट दिया हो। हाँ नहीं तो वो तो मैंने भी उस दिन बताया था आपको, लिखा था ना क्लास में, एक थर्मली और डायनेमिकली दोनों चीजें बताई थी ना। नहीं आप समझ नहीं रहे, आप जो सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे थे उसका यहाँ पर अभी किस जगह पे काम आ रहा है? इक्वेटोरियल वाले में भी कहाँ पे काम आ रहा है बताओ? अगर कोई डाउट है तो उसको खत्म करना चाहिए यहीं पे, है ना? उसको आगे आप आगे लेके चलोगे तो आपको, या आपको ऐसा लगेगा कि सर ने हमें गलत चीज बताई, या मुझे ऐसा लगेगा कि आपको गलत पता है ना? दोनों ही चीज खतरनाक है। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल चीज का अगर कंट्रीब्यूशन है तो आप मुझे बताओ, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं भाई, मैं, आप देखो आप फिर गलत चीज बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपने क्या चीज पढ़ी है वो मुझे बताओ।
आप अभी तो बोल रहे थे ना छुट्टी है, अभी हम आज अच्छे से पढ़ के आए हैं। जो पढ़ा ना उसमें ये करती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना वो करती है, एक्ट करती है, लेकिन वो ज्यादा एक्ट नहीं करती, मतलब मेजर फोर्स नहीं है वो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी है? ये अर्थ है तो बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स है ना। हाँ सर, वो इसकी जो ये हवा है ना उनको बाहर की तरफ लेके जाएगी, हाँ। तो लो प्रेशर क्रिएट करेगी नीचे। हाँ ओके है ना। ठीक है। तो अब इसका सपोर्टिंग रीजन है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल की ओनली फैक्टर होती तो ITCZ हमारा शिफ्ट नहीं होता, इसलिए जो ITCZ है तो उसमें थर्मल इंड्यूस ज्यादा है। ठीक है चलो, आपको समझ आ गया ये पोलर सेल, फेरल सेल और हेडली सेल। ठीक है समझ आ गया। ये पोलर सेल, फेरल सेल और हेडली सेल बनने की वजह से, या फिर ये प्रेशर बेल्ट बनने की वजह से आपकी कौन सी विंड्स चल रही हैं? परमानेंट प्लैनेटरी विंड्स, है ना। परमानेंट प्लैनेटरी विंड्स जिनके क्या क्या नाम थे? वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और मतलब वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, है ना। उसके अलग अलग टाइप्स हैं क्या? पोलर ईस्टर्ली, फिर इसमें ट्रेड विंड और एंटी ट्रेड विंड के हिसाब से लिखा है। आप इसको छोड़ दो, आप ये वाली फोटो देखो क्या लिखा है? पोलर ईस्टर्ली, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली, है ना। उसकी डायरेक्शन आपने अपने हिसाब से देख ली। इसके बाद मैंने आपको और क्या चीज़ बताई थी उस दिन? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वाई डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, और उसमें एक और आपको यहाँ से चीज़ उठा के बताई थी। क्या? एक और चीज़ यहाँ से उठा के आपको मैंने बताई, क्योंकि जो आपके डेजर्ट्स हैं उसमें ये आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं या फिर ईस्टर्लीज आर ऑफ शोर, है ना। ऑफ शोर होती हैं तो वो ईस्टर्न साइड्स पे सारी बारिश करवा देती हैं, और वेस्टर्न साइड पे जब तक पहुंचती हैं तो उनके मॉइस्चर जो है वो खत्म हो गया होता है और वहाँ पे रेनफॉल नहीं करवा पाती हैं। ये पहला रीज़न, एक्चुअल में ये सबसे बड़ा रीज़न है। और सेकेंड रीज़न कौन सा था? ये वाले रीज़न का ये मतलब है कि मानो ये ऐसे कोई कंट्री है और यहाँ पर ईस्टर्ली इस तरफ ऐसे एंटर कर रही है, और इस जगह पे जब तक वो पहुंचेगी, अब वो इसको इतना बड़ा कॉन्टिनेंट को क्रॉस करना है। इतने बड़े कॉन्टिनेंट को क्रॉस करने के लिए अभी इस एरिया पे तो जो आपकी विंड्स आ रही है वो ऑन शोर है, मतलब शोर की तरफ से आपके कॉन्टिनेंट पे आ रही है ना। ऑन शोर मतलब विंड्स आपके शोर पे आ रही है ना। ऑफ शोर का मतलब होता है यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जाना, है ना। तो ईस्टर्न साइड्स पे आपकी जो ईस्टर्ली है वो सारा मॉइस्चर से बड़ा भरा हुआ जो क्लाउड है वो लेकर आएंगे, क्योंकि पानी के ऊपर से चल के आ रही है ना। पानी के ऊपर से भी तो चल के आ रही होंगी ना, बीच में ओशन भी तो है ना, पैसिफिक, अटलांटिक, सारे ओशन है ना। पानी के ऊपर से अगर चल के आ रही है इसका मतलब काफी मॉइस्चर है उनके क्लाउड्स के अंदर, और ईस्टर्न साइड पे जैसे ही टकराएंगी इस जगह पे वो काफी बारिश करवा देंगी, है ना। लेकिन जब तक वेस्टर्न साइड पे पहुंचेगी वो सारा मॉइस्चर कंटेंट उसके क्लाउड्स का खत्म हो गया होगा, और इस वेस्टर्न साइड पे वो बारिश नहीं करवा पाएंगे, इसलिए इस जगह पे डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है। बात समझ आई? और सेकंड क्या उसका पॉइंट था? सेकंड पॉइंट था कोल्ड करंट, है ना, क्योंकि कोल्ड करंट्स गिव डेसिकेटिंग इफेक्ट, वो मॉइस्चर को वहां सारा खत्म कर देती हैं और उस जगह को ड्राई करती है ना, ड्राइंग इफेक्ट देती है ना। ओशन करंट्स, तो दो चीजें हो गई। क्या क्या चीज? जो कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं वो ड्राइंग इफेक्ट देती हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सेकंड चीज ईस्टर्ली वाली, दोनों का मिलाओगे और अगर आपसे कोई पूछे व्हाई डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो ये वाले दोनों पॉइंट आप वहां पे लिख दोगे, ठीक है। इससे आगे हम बढ़े थे तो हमने क्या चीज पढ़ी थी? रेनफॉल पढ़ लिया, प्लैनेटरी विंड्स पढ़ ली, फिर हमने जाते जाते ये चीज देखी थी, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स अभी पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था? ये सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, है ना। क्या बता रहा था मैं? क्यों? बिकॉज अर्थ जो आपका लैंड जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है दिन में और काफी जल्दी ठंडा हो जाता है रात में, है ना। और जो आपका ओशन है वो पूरा दिन लेता है गर्म होने में, और शाम के समय वो सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ये दिन के समय में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका लो प्रेशर डेवलप हुआ है, इस जगह पे हाई प्रेशर डेवलप हुआ है, यहाँ पे नीचे एयर डिसेंड कर रही है, यहाँ से एयर राइज कर रही है। लो प्रेशर जहाँ पर भी बनेगा वहां से एयर राइज करेगी, यहाँ एयर राइज कर रही है, वार्म एयर लिखा है, वार्म एयर फ्रॉम लैंड, है ना, यहाँ से ओके इधर जा रही है, यहाँ पे ओशन के हाई प्रेशर में सिंक कर रही है, यहाँ से कूल एयर फ्रॉम द ओशन लैंड की तरफ आ रही है। इस चीज को आपके बोलते हो सी ब्रीज, जो कि कब चलती है? दिन में, ठीक है, दिन में चलती है सी ब्रीज। रात में क्या है? उल्टा फिनोमिना, ये वाली जगह जो है वो ठंडी हो गई है ना, और ये वाली जगह जो है वो गर्म है, तो मतलब ये लो प्रेशर बन गया और इस जगह पे हाई प्रेशर बन गया। लो प्रेशर जहाँ पे बना है वहां से एयर राइज करेगी, यहाँ से एयर राइज कर रही है, लिखा है वार्म एयर फ्रॉम द ओशन। क्यों? क्योंकि ये रात का समय और अब ओशन गर्म है ना, और आपका लैंड जो है वो ठंडा हो गया है ना, तो यहाँ से गर्म हवा चल रही है, वार्म एयर फ्रॉम द ओशन, यहाँ पर आकर सिंक कर रही है, यहाँ लिखा है कूल एयर फ्रॉम द लैंड, लैंड की तरफ आके कूल एयर जो है वो ओशन की तरफ जा रही है। इस चीज को क्या बोला था? लैंड ब्रीज।
और दिन में चले उसको बोलते हैं सी ब्रीज, रात में चले उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, दिन में चले तो सी ब्रीज, रात में चले तो लैंड ब्रीज। इतनी चीज़ हमने देख ली। इससे आगे हम बढ़े थे तो हमने क्या देखा था? ठीक है, मेरे को याद आ गया मेरे को क्या बताना है आपको। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई सारी चीजें? चलो यहां तक समझ आ गई तो पहले एक और चीज देखो। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स में वापस से फिर से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो उस टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो शायद बच्चे थोड़े चले भी गए थे और मैंने थोड़ा ही स्टार्ट किया था, है ना। उससे पहले आप देखो, अभी हमने प्लैनेटरी विंड्स देख ली जो परमानेंट प्लैनेटरी विंड्स है ना। उसके बाद हमने कुछ देखनी है जिनका नाम है लोकल विंड्स, है ना। आप कुछ लोकल विंड्स के यहाँ पर नाम देखो और उनको साथ साथ लिखो। यहाँ पर जो भी कुछ लोकल विंड्स के नाम लिखे हैं उनको आप एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं। और जूम कर दो। नहीं, एटलस पे नहीं है, इससे ज़्यादा जूम नहीं होता है। आप सुनो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक विंड है जिसका नाम है चिन्नुक, दिख रही है, CHINOOK। विंड का नाम क्या है? चिन्नुक। ठीक है, चिन्नुक के बाद आप उसके साइड में देखो एक ब्लू कलर का एरो है, यहाँ पे लिखा है ब्लिजर्ड्स, BLIZZARDS। क्या? ब्लिजर्ड्स, है ना। एक जगह लिखा है चिन्नुक, एक जगह लिखा है ब्लिजर्ड। अभी आप कुछ मत लिखो, अभी कुछ मत लिखो, सुनो बस। एक जगह लिखा है चिन्नुक, एक जगह लिखा है ब्लिजर्ड। फिर ऊपर देखो, एक जगह यहाँ पे लिखा है मिस्त्राल, MISTRAL, है ना, मिस्त्राल। फिर यहाँ पे लिखा है फ्योन, FOHN, फ्योन, FOHN। उसके बगल में एक विंड है जिसका नाम है बोरा, BORA, लिखा है बोरा। फिर उसके नीचे एक विंड है जिसका नाम है सिरोको, SIROCCOO, है ना, सिरोको। फिर उसके बगल में एक और विंड है जिसका नाम है खमसिन, है ना, KHAMSIN, खमसिन। फिर उसके नीचे एक विंड है जिसका नाम है हरमटन, है ना, HARMATTAN, हरमटन। ठीक है, फिर आप एक वो सबसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे एक विंड है जिसका नाम है बुरान, ठीक है, BURAN। भाई देखो, ये अलग अलग टाइप की लोकल विंड्स हैं जो इस एरिया में चलती हैं। अलग अलग टाइप की लोकल विंड्स हैं जो इस एरिया में चलती हैं। इन लोकल विंड्स की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ अलग टाइप की चीज़ें डेवलप होती हैं, इसलिए आपको ये लोकल विंड के नाम जो है थोड़े बहुत पता होने चाहिए। जैसे चिन्नुक को आप बोलोगे तो चिन्नुक को बोला जाता है स्नो ईटर, है ना। क्या? स्नो ईटर, है ना। क्यों? आप देखो कि चिन्नुक एयर जहाँ पर चल रही है वहाँ पे एक्चुअल में कौन से माउंटेन रेंज है? रॉकीज माउंटेन रेंज, है ना। याद करो, आप एटलस आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। भाई हमने नॉर्थ अमेरिका देख लिया है, नॉर्थ अमेरिका में जिस जगह चिन्नुक के एरो है उस जगह पे कौन सी माउंटेन रेंज है? रॉकीज माउंटेन रेंज, है ना। तो रॉकीज माउंटेन रेंज के लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये चिन्नुक विंड ब्लो कर रही है, और अगर चिन्नुक मैं बोलूँ वार्म एयर विंड है, वार्म विंड है ना, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है आपके रॉकीज माउंटेन रेंज के, तो उस एरिया को गर्म कर देगी, है ना। अगर उस एरिया को गर्म कर देगी तो मतलब आप सर्दी के टाइम पर भी वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हो। और उसको बोला गया है स्नो ईटर, मतलब वो गर्म है और स्नो को खाएगी, मतलब उस एरिया को में बर्फ को जमा नहीं होने देगी और आप सर्दी में भी वहाँ एग्रीकल्चर कर पाओगे। उस एरिया में सर्दी में भी लाइफ जो है वो स्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड ऑफ द रॉकीज, जहाँ पर ऐसी कोई विंड नहीं चलेगी और वहाँ पे ठंडी होगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रॉकीज। बात समझ आई क्या? भाई आपकी तो आंखें बंद हो रही हैं, मुझे लग रहा है आपको अंधेरा दिख के आप फील ले रहे हो कि अब सो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये तो सब गूगल पे भी मिल जाएगा, सर तो कुछ भी बोल रहे हैं। भाई आप गूगल पे ढूंढोगे तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है और या फिर जो भी है तो उसकी वजह से मुझे याद है, तो मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ। एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको इतना सब कुछ। तो आप याद रखो भाई, चिन्नुक के बारे में अगर आपको कोई बोले तो आप क्या बोलोगे? क्या है? स्नो ईटर। क्यों? रॉकीज के लेफ्ट हैंड साइड में चलती है। भाई यहाँ पर रॉकीज है, यहाँ पे रॉकीज है ना, रॉकीज के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई वार्म एयर चलेगी तो उस जगह को करेगी गर्म, वहाँ पे स्नो को नहीं फॉर्म होने देगी, स्नो को पिघला देगी और वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे, लाइफ वहाँ पे स्टेबल रहेगी। और राइट हैंड साइड में सर्दी आ जाएगी तो लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, कुछ वो फिर पहले से ही खाना वगैरह जमा करके रखेंगे, है ना, कि सर्दियों में हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। बात समझ आई? तो इसलिए चिन्नुक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जो इधर रॉकीज के पास रहते हैं, है ना। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, एक ब्लू कलर का एरो लगा हुआ है, वहाँ लिखा है ब्लिजर्ड, है ना। ब्लिजर्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी विंड,
है ना। ब्लिजर्ड का मतलब ही होता है एकदम कोल्ड, जो विंड के स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ब्लिजर्ड बोलते हैं, है ना, ठीक है। ठंडी विंड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लिजर्ड। थोड़ी देर के बाद हम एक चीज देखेंगे जिसको बोलते हैं पोलर वर्टेक्स, है ना। फिर आप देखोगे कि पोलर वर्टेक्स टूट गया और कनाडा और यूएसए और यूरोप में बहुत ज्यादा ठंडी होगी, है ना, ये सारी चीजें, है ना। उसमें भी ये एरो वाली जो नीचे ये ब्लिजर्ड, इस एरिया में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है ना, इस एरिया में काफी बर्फ और जो ठंड है वो उसका, या फिर जो विंटर है वो काफी प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, काफी ज्यादा स्नोफॉल होगी, काफी ज्यादा स्नो स्टॉर्म्स चलेंगे, है ना। अगर आप इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, सर आपने क्या बोल दिया ये पोलर वर्टेक्स, हमें तो समझ नहीं आ रहा, आप कुछ भी बोलते रहते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमें आ जाए। नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा हूं भाई, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो नॉर्मल चीज, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये पोलर एरिया है, ये पोलर एरिया है ना, यहाँ से ठंडी हवा चलती होगी, नहीं पता पोलर वर्टेक्स, गोली मारो। आप देखो ये पोलर एरिया है, यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडी है, ये नीचे भी पोलर एरिया है, ऊपर अगर काफी ठंडी है तो आपको पता है इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलो तो आपका टेम्परेचर कम होता जाता है ना, है ना। इस एरिया में काफी ज्यादा ठंडी होगी, यूरोप में ठंडी होती है, उससे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आर्टिक ओशन आ जाएगा, इधर और ठंडी है ना। तो ठंडी जहाँ पे एरिया है वहां से कुछ विंड फ्लो करती होंगी ना, जैसे आप मानो, है ना, ठंडी विंड इस एरिया को ठंडा करती होंगी, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ से अगर कोई ठंडी विंड नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें एक विंड का नाम है जिसका नाम है ब्लिजर्ड, जो कि कहाँ चल रही है, कनाडा और अमेरिका के बीच में, उस एरिया में चल रही है, ठीक है। फिर आप और राइट हैंड साइड में आओ, राइट हैंड साइड में आओगे तो एक विंड आपको दिखेगी जिसका नाम है बोरा, BORA, बोरा विंड दिख रही है, BORA ये लिखा है बोरा, है ना। अगर आप बोरा को देखोगे कि तो बोरा भी एक विंड है जो कि कोल्ड विंड है, बोरा कोल्ड विंड है या फिर वार्म विंड है। देखो यूरोप की दो तीन जो है, छोड़ो बोरा, यूरोप की दो तीन जो है, तीन इंपॉर्टेंट विंड है जो कि यूरोप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है मिस्ट्राल, एक का नाम है बोरा, एक का नाम है फ्योन, ठीक है। आप देखो ये जो मिस्ट्राल और बोरा है जो ऊपर से आ रही है ना, मिस्ट्राल और बोरा जो है वो काफी ज्यादा कोल्ड विंड है। कौन कौन सी, मिस्ट्राल और बोरा। और नीचे से जो फ्योन आ रही है ना वो एक वार्म विंड है, कौन सी, फ्योन, है ना। इसके भी अलग अलग आपको फायदा मिलेगा, जैसे भाई बोरा और मिस्ट्राल की वजह से लोग इस डायरेक्शन में यहाँ पे घर नहीं बनाएंगे। कौन से डायरेक्शन में, ये ऊपर नॉर्दर्न साइड में अपने घर की एंट्रेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर उस साइड एंट्रेंस रखेंगे घर की तो काफी ज्यादा कोल्ड विंड सीधे घर के अंदर एंटर होगी। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अगर लोगों को पता है कि इस वाली साइड से आपकी बोरा मिस्ट्राल ठंडी विंड ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो लोग अपने घर की एंट्रेंस जो होंगे वो उस साइड नहीं रखेंगे, अपने घर का बैक साइड या कोई दूसरी साइड रखेंगे कि डायरेक्ट ठंडी विंड उनके घर पे नहीं आए। फिर एक विंड है जिसका नाम है फ्योन, ये एक टाइप की वार्म विंड है, ठीक है। फ्योन जो है एक टाइप की वार्म विंड है। इससे क्या फायदा होता है, इस एरिया में आपका देखो स्विट्जरलैंड लोकेटेड है, दिख रहा है। इस एरिया में स्विट्जरलैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। जहां पर फ्योन का एरो है उस एरिया में स्विट्जरलैंड होना चाहिए, है ना। तो ठंडी के मौसम में जब इस एरिया के बाकी सारे हिल स्टेशन वगैरह सब बंद होते हैं तो आप देखोगे स्विट्जरलैंड जो होता है वो सर्दियों में भी खुला होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फ्योन वाली जो वार्म विंड है वो चल रही होती है। उसके हिसाब से भाई कंपैरेटिवली बाकी एरिया के हिसाब से आपका स्विट्जरलैंड में कम आइस, अब ये नहीं बोलोगे कि हाँ स्विट्जरलैंड में कम आइस का मतलब भाई फ्रीज नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो। एज कम्पेयर टू बाकी जगह जितनी ज्यादा बर्फ पड़ेगी, आपके स्विट्जरलैंड जो होगा वो आप वहां पे ट्रेवल कर पाओगे, वो रिलेटिवली ओपन रहेगा, क्योंकि वहां पे फ्योन वाली जो है वार्म जो विंड है वो चल रही होगी। बात समझ आई। तो फ्योन का अगर आपको कोई बोले तो आप किसके साथ उसको जोड़ोगे, स्विट्जरलैंड के साथ, है ना। अगर ये मिस्ट्राल और ये देखो अभी मिस्ट्राल, ये उस जगह पे फ्रांस होना चाहिए, दिख रहा है, जहां पे मिस्ट्राल है वहां पे फ्रांस होना चाहिए, है ना। अगर आपको अभी यूरोप का मैप देख के कंट्री समझना नहीं आ रही तो आप घर जाओ एक बारी, आप अंदर ये डेवलप करो चीज की, आपको समझ आएगी कौन सी कंट्री है ना। क्या मिस्ट्राल जहां पर है वहां फ्रांस होना चाहिए भाई, क्योंकि मिस्ट्राल जहां लिखा है उसके ऊपर तो यूके है ना, दिख रहा है। फिर ये बोरा, ये भी कोल्ड विंड। फिर नीचे फ्योन, तीन विंड के बारे में आपको बताया, कौन सा, मिस्ट्रा, बोरा, फ्योन। उसके नीचे आओ एक इंपॉर्टेंट विंड जिसका नाम है सिरोको, है ना। सिरोको एक टाइम की वार्म विंड है। ऊपर कौन सी डेजर्ट है वहां पर, सहारा डेजर्ट, है ना। सहारा डेजर्ट है वहां पे, सिरोको विंड वहां से चलती है। उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, मतलब मेडिटेरेनियन सी से होती हुई उसको ऊपर की तरफ जाना है। ये इटली इस वाले एरिया में है ना, ये वाला एरिया इटली नहीं है, ये वाला ये इटली है ना,
तो आपके सिरोको की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब ये अफ्रीका से निकल के मेडिटेरेनियन सी से होती हुई इटली की तरफ जाना चाह रही है, यूरोप की तरफ, है ना। और सिरोको जो है आपकी वो क्या है, वार्म विंड। वार्म विंड जो है वो सहारन डेजर्ट से उठाएगी बहुत सारा डस्ट उठा के मेडिटेरेनियन सी से उठाएगी मॉइस्चर और जाके बारिश करवा देगी इटली में, और वहाँ पे बारिश कराएगी तो बहुत डस्ट और उस मतलब डस्ट होगा उस बारिश के अंदर, और ऐसा एक फिनोमिना बोलते हैं जिसको बोलते हैं ब्लड रेन, है ना। एक फिनोमिना जिसको बोलते हैं ब्लड रेन, है ना। क्यों? क्योंकि वो रेड कलर के वो सैंड वहाँ से उठाती है, कहाँ से, सहारन डेजर्ट से, और फिर जब उसको गिराती है तो उस हिसाब से आपको दिखेगा कि ये कुछ लाल रंग की बारिश है ना। ब्लड रेन का मतलब ये नहीं है अपने आप दिमाग में एकदम खून बह रहा है, वो नहीं, मतलब भाई कुछ लाल रंग की बारिश, और उस फिनोमिना को बोला गया है ब्लड रेन, है ना। ब्लड रेन अगर आपसे कोई पूछ ले एमसीक्यू टाइप, है ना, ये सारे एमसीक्यू में आने वाली चीजें हैं, प्रीलियम से रिलेटेड चीजें हैं। चिनूक क्या है, मिस्त्राल क्या है, बोरा क्या है, फ्योन क्या है, सिरोको क्या है ना, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है, प्रीलियम्स में आने वाली चीजें हैं, केएस हो या फिर यूपीएससी हो, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो आप घर जाओ एक बारी, इतना मैंने आपको बता दिया, आप घर जाओ एक बारी, इस लिस्ट को आप देखो, आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है ये, पता नहीं, अगर दिया है तो आप एक बारी जाके एनसीईआरटी से देखो, अगर नहीं दिया है तो फिर आप एक बारी घर जाओ और एक बारी इन विंड्स को पढ़ने की कोशिश करो। सारी नहीं पढ़नी है, मैंने आपको मोटी मोटी बता दी जो इंपॉर्टेंट थी। यूरोप में जो एक इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है वो बता दी, अफ्रीका की सिरोको इंपॉर्टेंट है बता दी, उधर चिनूक इंपॉर्टेंट है वो बता दी, ब्लिजर्ड बता दी, ठीक है। घर जाओ एक बारी आप इसको देखो, अगर कुछ आपको डाउट लगेगा तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। मिस्ट्राल कोल्ड विंड है, ठीक है। आप इसको घर पे जाओ एक बारी चेक करो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये क्या है, ये टेम्परेरी लोकल विंड्स है ना। टेम्परेरी लोकल विंड्स अगर आपने वर्ल्ड की देख ली तो आप देखो इंडिया में भी कुछ टेम्परेरी लोकल विंड्स चलती है ना। ऐसे आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा कि आपके इंडिया में, आप देखोगे उसमें लिखा होगा इंडिया में गर्मियों में चलती है क्या, समर, आप बोलते हो उसको लू, है ना। समर उसको बोलोगे आप लू, कहाँ पर चलेगी, नदर्न इंडिया में चलेगी, बहुत जहाँ पे एक्सटेंसिव गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, उस जगह पे आपकी ये लू चलेगी। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ऐसे लिखा होता है, NW इंडिया, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वहाँ पे आपकी कुछ लोकल विंड चलेगी गर्मियों के दिनों में, उसको आप बोलोगे लू, है ना। फिर कुछ होती हैं विंड्स या कुछ, फिर देखो जब हम रेनफॉल पढ़ रहे थे ना उसमें भी कुछ टाइप ऑफ रेनफॉल, हमने कौन कौन से टाइप ऑफ रेनफॉल पढ़े, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक, है ना, ये टेम्परेट या फ्रंटल, जो भी उसको आप बोलो। फिर आपके एनसीईआरटी में एक छोटी सी और चीज़ दी है कि अलग अलग टाइप की रेनफॉल में एक दी है प्री मानसून, है ना, एक ऐसे करके दिया होगा प्री मानसून रेनफॉल, प्री मानसून रेनफॉल, और उसको अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह पे जानते हैं, है ना। जैसे एक जगह लिखा होगा, हाँ ठीक है ना, एक जगह पे ऐसे लिखा होगा काल बैसाखी, है ना, एक जगह पे लिखा होगा काल बैसाखी, किसी जगह पे लिखा होगा मैंगो शावर, है ना। ये अलग अलग टाइप के नाम है किसके, प्री मानसून शावर के, है ना, प्री मानसून शावर के। भाई मैंगो को राइपनिंग करने में मदद करती है तो उस हिसाब से उसका नाम मैंगो शावर, है ना, ठीक है। काल बैसाखी ये उधर वेस्ट बंगाल के जो एरिया है उस जगह पे जो आपकी प्री मानसून शावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। मानसून से पहले वाली बारिश जो होगी प्री मानसून शावर, उनके जो अलग अलग टाइप के नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, उसमें से 2 नाम, जैसे एक काल बैसाखी और एक मैंगो शावर, वो मैंने आपको बताया, ऐसा दिया है, ठीक है। प्री मानसून होने के अलग अलग टाइप हो सकती है, मतलब अलग अलग फिनोमिना हो सकता है कि आपकी प्री मानसून बारिश किस वजह से हो रही है, किस जगह पे हो रही है ना, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना, 4-5 दिन लगातार बारिश हुई, तो फिर वो इंस्टाग्राम पे सारे हैशटैग मानसून रेन, नहीं थी भाई मानसून, है ना, बात समझ रहे हो। वो जिसको नहीं पता है वो कुछ भी, मानसून नहीं थी भाई, मानसून अभी नहीं आया मानसून, और मानसून आता भी नहीं है उतना भाई, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, वो नहीं पहुंचता है, वो बहुत लेट पहुंचता है, ठीक है। अभी वो नीचे ही नहीं आया है, अभी दिल्ली ही नहीं पहुंचा है, तो कैसे जब जम्मू में पहुंच जाएगा, बात समझ रहे हो। जो वाली आपकी ब्रांच निकल के हमारे जम्मू में आती है वो यहीं से होकर आती है ना, ठीक है। कौन सी डेट है उसकी, डेट लिखी होती है 29 जून से लेके 1 जुलाई के बीच में आने वाली उसकी डेट है ना, उसकी डेट लिखी होती है 30 जून या फिर 1 जुलाई, है ना।
ठीक है, उससे पहले आने वाली होती तो पता चल जाता है आपको, IMD बोल देता है कि उससे पहले आने वाली है ना। ये नहीं था, ये प्री मानसून शावर आप उसको बोल लो अपनी भाषा में, लेकिन वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी। अभी हम पढ़ लेंगे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या। यहाँ तक आपको समझ आ गया? यहाँ तक आपको विंड समझ आ गई? हमने देखी कुछ परमानेंट विंड है जिनको बोला गया प्लानिटरी विंड्स, और प्लानिटरी विंड्स के अलग अलग के दो टाइप थे, एक वेस्टर्ली और एक ईस्टर्ली, ठीक है। और फिर ये कुछ हैं टेम्पररी विंड्स, लोकल विंड्स, जिनका नाम जैसे चिनूक, ब्लिजर्ड, सिरोको, बोरा, मिस्त्राल, फ्योन, ठीक है, हरमटन। और फिर कुछ इंडिया में अलग अलग टाइप की रेनफॉल, जिसमें मैंने आपको बोला है प्री मानसून रेनफॉल, जिसको काल बैसाखी या फिर मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। बात समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? है यहाँ तक कोई डाउट? नहीं होना चाहिए कोई डाउट भाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट फोटो देखो। ये फ्रंटल साइक्लोन हमने देख लिया है। इसको गोली मारो, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। आइसोबार आपने देख लिए है ना? चलो आइसोबार देख लिए तो फिर एक चीज समझो। अब आप एक चीज समझो, यहां देखो सारे। मैंने एक चीज आपको बताई थी जिसको क्या बोला था, जियोस्ट्रॉफिक विंड, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ये थी आपकी अर्थ। और मैंने आपको बोला कि जो आपकी ये वेस्टर्ली और ईस्टर्ली चल रही है, अच्छा ये वेस्टर्ली ईस्टर्ली के आपको नाम भी बताया था कि कौन कहाँ तेज होती है, और उसके नाम एनसीईआरटी में लिखे होंगे, आप पढ़ लेना, है ना। हाँ वेस्टर्ली के ही नाम है ना। वेस्टर्ली के अलग अलग टाइप के सदर्न हेमिस्फीयर में जो चलती है, क्यों तेज होती है, फ्यूरियस 50 है, वो सब जो उसके नाम है ना, है ना, है ना। क्या चीज भाई? फ्यूरियस 50, श्रिंकिंग 60। हाँ बस वही 3 नाम जो है वो आप याद रखो। और उस 3 नाम को याद रखने के बाद आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो वेस्टर्न मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में तेज क्यों चल रही है। वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे लैंड मास क्योंकि कम है, उस हिसाब से वहाँ पर विंड जो है बहुत तेज चलती है ना। उस हिसाब से वेस्टर्ली वहाँ पर काफ़ी तेज चलती है। आप देखो नेक्स्ट जो अब हम कल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना टॉपिक, वो है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड में ये वेस्टर्ली ईस्टर्ली ही आपके काम में आने वाली है ना। वेस्टर्ली ईस्टर्ली आपको अगर पता है वर्ल्ड में कहाँ चलती है तो बस क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड समझ आ जाएंगे। एक चीज थी जिसको मैंने बोला था जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, है ना। ये जो अभी तक हमने वेस्टर्ली और ईस्टर्ली पढ़ी, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही थी, ये तो भाई ट्रोपोस्फीयर के नीचे चलने वाली विंड्स थी, है ना। काफी लोअर ट्रोपोस्फीयर में चलने वाली विंड्स, जिनका नाम क्या था, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। अगर कोई विंड हो जो अपर ट्रोपोस्फीयर में चले, कहाँ, अपर ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज, उस लेवल पे अगर कोई विंड चल रही है, उन विंड्स को क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। क्या कहने का मतलब है भाई, ये अर्थ की सरफेस थी, अगर ये ट्रोपोपॉज था, क्या ट्रोपोपॉज था, तो इसके बीच की जगह को क्या बोला था, अगर ये अर्थ की सरफेस थी, ये ट्रोपोपॉज था, ये बीच की जगह क्या है, ट्रोपोस्फीयर, है ना। अगर ये अर्थ की सरफेस है, ये ट्रोपोपॉज है, तो बीच की जगह क्या है, ट्रोपोस्फीयर, है ना। तो अगर कोई विंड मानो इतने ऐसे देसी भाषा में समझो, अगर कोई चीज यहाँ चल रही थी तो उसको क्या बोला था, वेस्टर्ली ईस्टर्ली। और जो अब मैं आपको जियोस्ट्रॉफिक विंड बताना चाह रहा हूँ वो इस एरिया में चल रही है, यहाँ ऊपर, है ना, ट्रोपोपॉज के ऊपर, यहाँ अपर ट्रोपोस्फीयर में ट्रोपोपॉज के ऊपर, इस एरिया में जो चलने वाली विंड्स हैं उनको क्या बोलेंगे, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। बात समझ आई। जो काफी हाइट पे चलने वाली विंड्स हैं उनको क्या बोलेंगे, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। ठीक है, बात समझ आ गई, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। भाई जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो होंगी, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो होंगी, उनकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की स्पीड क्यों ज़्यादा होगी भाई, क्योंकि जिस एरिया में वो चल रहे हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर कम है, एटमॉस्फेयर रेरिफाइड है, फ्रिक्शन कम मिलेगी, स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा इनका क्या होगा, डिफ्लेक्शन, उतनी ज़्यादा इन पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा, उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स इन पे एक्ट करेगा, है ना। जितनी ज़्यादा स्पीड से आपकी जियोस्ट्रॉफिक विंड चलेगी उतना ज़्यादा उस पर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा, उतना ज़्यादा उस पर डिफ्लेक्शन होगा। बात समझ आ रही है, ये बात आपको समझ आ रही है भाई। जितनी स्पीड जिस विंड की ज़्यादा, उस पर उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, है ना। ठीक बात है। तो आप देखो कि अगर ये आपका इक्वेटर है, मैं क्या बता रहा था उस दिन जब हमारी क्लास खत्म हो रही थी, मैं बता रहा था ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है।
फिर क्योंकि ये जियोस्ट्रॉफिक विंड मानो यहाँ से चल के इधर जा रही है पोलर एरिया की तरफ, और यहाँ की जियोस्ट्रॉफिक विंड यहाँ इक्वेटर से चल के पोलर एरिया की तरफ जा रही है ना। जियोस्ट्रॉफिक विंड ये क्या है? पोल। ये क्या है? पोल। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ जाना चाह रही है पोल की तरफ, पर क्योंकि ये अपर ट्रोपोस्फीयर में चल रही है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पर डिफ्लेक्शन हो जाएगी इसकी, कितनी? 90 डिग्री पर डिफ्लेक्शन। जबकि आप वेस्टर्ली देख रहे थे तो वो ऐसे 45 डिग्री के अराउंड ऐसे ऐसे मुड़ती थी सिर्फ, है ना, है ना। जबकि आपकी जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है वो 90 डिग्री डिफ्लेक्शन शो करेगी। मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके राइट हैंड साइड, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ से इधर जाना चाह रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वो भी इधर ही आएगा, है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वो भी इधर ही आएगा। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये वेस्ट की तरफ चलेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी वेस्ट की तरफ चलेगी। मतलब कि जियोस्ट्रॉफिक विंड जो होती हैं आपकी, इनको आप वेस्टर्ली ही बोलते हो, वेस्टर्लीज, है ना। इनको आप क्या बोलते हो? वेस्टर्लीज। अगर आपसे कोई पूछे भाई जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कौन सी होती हैं, आप बोलोगे अपर ट्रोपोस्फीयर में चलने वाली जो विंड्स होती हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी डिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाती है, उनको बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। और क्योंकि वो सारी की सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में हो, सारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगी, ऐसे सारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगी, तो उनको क्या बोलेंगे? वेस्टर्लीज। तो ये वाली वेस्टर्ली और जो सर आपने पहले वेस्टर्ली बताई वो दोनों अलग अलग हैं। हाँ अलग अलग है। क्यों? क्योंकि भाई वो नीचे चल रही है और ये तो ऊपर चल रही है ना। ये नीचे चलने वाली वेस्टर्ली है, ये ऊपर चलने वाली वेस्टर्ली है, और जो फोटो में पहले दिखाई ईस्टर्ली वेस्टर्ली वो नीचे चलने वाली थी, है ना। दोनों के चलने का एरिया अलग अलग है। वो धीरे चलती है, ये स्पीड से चलती है वेस्टर्ली, ठीक है। तो आप पहले देखो कि अर्थ के ऊपर 4 परमानेंट वेस्टर्ली विंड, ऐसी जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है वो बनी है, ठीक है। 4 परमानेंट वेस्टर्ली विंड जो कि अर्थ के ऊपर बनी है, उनकी आप एक बारी फोटो देखो, देखो कहाँ कहाँ पर है। दिखेगी ही नहीं, अब कहाँ गई? अभी एक फोटो निकाली थी ना मैंने जहां पर थी, चलो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। मैं निकालता हूं, ठीक है। पहले आप समझो कि अगर ये वेस्टर्ली है तो इस वेस्टर्ली के बीच में, विद इन दिस वेस्टर्ली, एक और हाई स्पीड आपकी जो विंड है वो चलती है, जिसको आप क्या बोलते हो? जेट स्ट्रीम, ठीक है। इस वेस्टर्ली के अंदर जो चलने वाली हाई स्पीड विंड है, एक अलग से एक कॉलम होगा इस वेस्टर्ली के अंदर ही चलने वाला, जिसको आप क्या बोलोगे? जेट स्ट्रीम, है ना। और जेट स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? बहुत ज़्यादा, 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। कितनी? 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने वाली आपकी जो विंड्स होंगी उनको आप क्या बोलोगे? जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। क्या चीज़? नहीं, अलग कैसे होंगी? यही वाली होती हैं। हाँ बता रहा हूँ ना, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, इसकी अलग अलग 4 टाइप है। कौन सी? एक पोलर जेट स्ट्रीम, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वही से नीचे ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और एक पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। देखो सबसे ऊपर लिखा है पोलर जेट स्ट्रीम, उसके नीचे लिखा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उसके नीचे ये भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और ये फिर से वापस से पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है। ये देखो इस वाली फोटो में भी ऐसे लिखा है, दिख रहा है ऊपर पोलर जेट स्ट्रीम, फिर लिखा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वैसे ही नीचे बनी है और उससे नीचे पोलर जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम जो है, ये वो जो वेस्टर्ली आपकी चल रही है ना, सब ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड वाली वेस्टर्ली आपकी चल रही है, उसी के अंदर लार्ज वॉल्यूम जो है हवा का, जो बहुत तेज चलता है, उसी को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। किसको? जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है। कहां पर चलता है? इधर ही, अपर ट्रोपोस्फेयर में, है ना। उसी को आप क्या बोलते हो? जेट स्ट्रीम। उसको क्या बोलोगे आप?
जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम के कौन कौन से टाइप होंगे? तो आप बोलोगे 4 टाइप की जेट स्ट्रीम है। एक उसमें से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है वैसी सदर्न हेमिस्फीयर में भी चलती है, और वैसी एक का नाम है पोलर जेट स्ट्रीम, एक का नाम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, फिर ये वही नीचे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और नीचे पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, बात समझ आई? तो जेट स्ट्रीम का आपको नाम समझ आ गया। अगर आपको कोई बोले जेट स्ट्रीम क्या होती है, मैं जिस दिन आपको पढ़ा रहा था उस दिन आप जब मैं आपको बता रहा था प्रेशर बेल्ट, आप उस दिन भी जेट स्ट्रीम कर रहे थे कुछ, है ना? कर रहे थे आप? कर रहे थे ना? तो आप देखो कि ये जेट स्ट्रीम जो है उसके ये टाइप है और इस एरिया में चलती है। आपसे कोई पूछेगा जेट स्ट्रीम जो है वो वेस्टर्ली होती है ईस्टर्ली? अगर कोई ऐसा आपको स्टेटमेंट दे, ऑल द जेट स्ट्रीम दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, आर वेस्टर्ली, तो आप क्या बोलोगे? सारी वेस्टर्ली, है ना? ठीक बात है, ये भी समझ आ गई वेस्टर्ली क्या है। तो अलग अलग टाइप की 4 जेट स्ट्रीम, उनके नाम आप देखो। इनमें से काम की इंडियन मानसून में एक जेट स्ट्रीम है जिसका बहुत ज़्यादा काम है, क्या? ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसको बोलते हैं ना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उसका इंडियन मानसून में बड़ा ज़्यादा काम है, उसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में भी बड़ा ज़्यादा काम है ना? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में एक्चुअली उसका सबसे ज़्यादा काम है, लेकिन अगर आप बोलो कि इंडियन मानसून, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलो पहले आप अभी ध्यान में रखो, और फिर अगर आप जब वापस से इंडियन मानसून पढ़ेंगे तब भी मैं आपको वापस बता दूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए, है ना? क्या चीज़? आप देखो, ये तो होगी परमानेंट जेट स्ट्रीम, है ना? कुछ होती है जो टेम्पररी जेट स्ट्रीम होती है, क्या? टेम्पररी जेट स्ट्रीम, ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है। कुछ होंगी टेम्पररी जेट स्ट्रीम, जैसे मानो कि इंडिया ऐसे है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मानो ये ऊपर तिब्बत है ना? यहाँ पर क्या है? तिब्बत, ठीक है। क्योंकि इंटेंस हीटिंग हो जाती है, इंटेंस हीटिंग होने की वजह से आपके तिब्बत के ऊपर जब भाई ITCZ गर्मियों के दिनों में यहीं से जाएगा ना, ऐसे करके किस जगह से जाएगा, मतलब इस जगह पे अगर ITCZ है मतलब इस जगह पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सूरज सबसे ज्यादा अपनी हीटिंग कहां पर करवाता है? ITCZ में करवाता है ना, यही तो बताया ना। सूरज के अपरेंट मूवमेंट के हिसाब से आपका ITCZ जो है वो शिफ्ट होता है, और ITCZ कहां पर होगा? हमेशा जहां पे सन होगा, जो यहाँ पे सन इंटेंस हीटिंग कर रहा होगा वहां पर ITCZ बनेगा। अगर गर्मियों के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे ITCZ इंडिया के यहाँ पे लोकेटेड है, इसका मतलब तिब्बत में आपकी एक्सटेंसिव हीटिंग हो रही है। और क्योंकि तिब्बत हाईएस्ट प्लैटिट्यूड है ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तिब्बत हाईएस्ट प्लैटिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड, है ना? प्लैट्यू, है ना? हाईएस्ट प्लैट्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो उससे क्या होगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से अगर यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होगी तो यहाँ से एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी तो बहुत जल्दी ऊपर ट्रोपोस्फीयर में पहुंच जाएगी, ट्रोपोपॉज में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि उसका ऑल्टीट्यूड ही इतना ज्यादा है प्लेट्यू का, है ना? तिब्बत का, है ना? इसका मतलब यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, है ना? और यहाँ पर एक जगह है जिसको आप बोलते हो मैस्करीन हाई बेसिन, है ना? मैस्करीन हाई बेसिन, ये मैस्करीन हाई बेसिन है आपका मेडागास्कर के पास, जहां पर आपका मेडागास्कर है, जहां पे आपका मेडागास्कर है भाई। एक बार मेडागास्कर देखा था हमने यहाँ पर इंडियन ओशन में, कॉन्टिनेंट देखे थे ना, कॉन्टिनेंटल आइलैंड देखा था, कॉन्टिनेंटल आइलैंड देखा था, कॉन्टिनेंटल आइलैंड देखे थे। उधर मेडागास्कर के पास एक जगह होती है जिसको आप बोलते हो मैस्करीन हाई बेसिन, मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर में नहीं, मेडागास्कर के पास, है ना? मेडागास्कर के एक पास जगह होगी जहां पर बनेगा मैस्करीन हाई बेसिन। मैस्करीन हाई बेसिन मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होगा, मैस्करीन हाई बेसिन। तो आप देखो कि आपकी एयर जो है वो यहाँ से चलेगी और यहाँ पर डिसेंड होगी, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे चलेगी और यहाँ पर डिसेंड होगी, और यहाँ पर जितनी ज़्यादा डिसेंड होगी उतनी ज़्यादा आपकी लैंड की तरफ, ये वाली साउथ वेस्ट मानसून की विंड जो है वो उतनी ज़्यादा लैंड की तरफ आएंगी। ये एक टाइप का सेल बनाएगा ऐसे करके, है ना? ऐसे जाएगी विंड, ऐसे जाएगी, ऐसे जाके एक सेल बनाएगा, है ना? जितना ज़्यादा ये इंटेंस हीटिंग होगी इसकी, उतना ज़्यादा एयर ऊपर राइज करेगी, उतनी ज़्यादा यहाँ डिसेंड होगी, उतनी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली जो मानसून की विंड है वो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होंगी, ठीक है? उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होंगी, जितना ज़्यादा यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होगी, है ना? तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो आप कि अभी हम आप मानो कि आपका जेएंड के ऊपर ऐसे यहाँ पर इधर हिमाचल, यहाँ पे उत्तराखंड, मानो आपका ITCZ जो है वो यहाँ पे इधर जा रहा है, पंजाब दिल्ली इसके ऊपर से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है? समझ आ रही है? आप मानो कि जो आपकी ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, ये जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी ऐसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है, यहाँ पे आके 2 हिस्सों में डिवाइड होती है ना?
एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है, एक हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ जाता है इसका, है ना। आपकी जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है ना, कौन सी, ये जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दिख रही है, हाँ नदर्न हेमिस्फीयर वाली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इंडिया के ऊपर से चलती है, इंडिया के ऊपर से चलती है। और इसके दो हिस्से होते हैं, इसके दो जो हिस्से होते हैं, एक आता है इसका हिस्सा आपके नॉर्दर्न जो आपकी स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल इस तरफ, एक इसका हिस्सा आता है टूट के और वो नीचे ये दिल्ली और इसके ऊपर से, मैं बता रहा हूँ अगर ये यहाँ पर ही है और यहाँ पे बीच में आपके हिमालयाज हैं, बीच में हिमालयाज हैं, बहुत सारी पीर पंजाल रेंज है, बहुत सारी रेंज है ना, उसके हिसाब से जब आपकी वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है ना, जब आपकी वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है और यहाँ पे बहुत सारी हिमालयन रेंजेस हैं, है ना, तो एक रेंज है जो एक रेंज रहेगी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, जो यहाँ पर इसी के साथ साथ चलेगी अलॉन्ग, एक यहाँ से टूट के इसके अलॉन्ग नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि हाइट है भाई उसकी काफी, आपके यहाँ पे हिमालयस काफी ऊंचे हैं, हिमालयस काफी ऊंचे हैं ना, हिमालय काफी ऊंचे हैं, इसलिए तो आप देखो आपका मानसून जो है वो श्रीनगर तक नहीं जाता है, या फिर लद्दाख जो है आपका कोल्ड डेजर्ट है, क्यों, क्योंकि बीच में पीर पंजाल रेंज आ जाती है और उसको क्रॉस नहीं कर पाते आपके मानसून वाले जो क्लाउड्स हैं, उसकी जो विंड्स हैं नहीं होती ना, पीर पंजाल के सिर्फ इसी साइड बारिश होती है ना, बनिहाल तक आप देखोगे जहाँ पे पीर पंजाल रेंज है वहां तक काफी ज्यादा बारिश हो जाएगी, मानसून पहुंच जाता है, ठीक है, लेकिन उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है, उसके उस साइड आप देखोगे श्रीनगर में जो बारिश होती है वो एक्चुअल में मानसून की बारिश नहीं होती है, वो तो वहां पे तो एक्चुअल में जुलाई सबसे ज्यादा हॉटेस्ट मंथ होता है ऑफ द ईयर, है ना। क्या चीज 2394 कौन है, जाओ, बात समझ आ रही है। तो ये जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी ये दो हिस्सों में टूटेगी यहाँ पर आके, एक इसका हिस्सा ऊपर नॉर्दर्न आपकी जो माउंटेनियस जो रीजन है वहां पर उस एरिया में चलेगा, और एक रीजन एक जो आपकी इसकी बेल्ट होगी वो नीचे की तरफ चलेगी। इसलिए आप देखो सर्दियों के टाइम जब आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो इधर मेडिटेरेनियन सी से सारा मॉइस्चर लेकर आती है ना, ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आपकी चल रही होती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना। कहां पर, मेडिटेरेनियन सी जो है वो लैटिट्यूड वाइज हमारे इधर J&K के सामने ही पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं पड़ता है भाई, आप इतना क्यों घूर रहे हो, देख लो यार, ये दिख रहा है आपको J&K, ये दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी, है ना, यहाँ पे एकदम पास। पोलर वाली नहीं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, पोलर वाली तो इधर चल रही होगी ना कहीं ऊपर, ये नीचे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है और इसके ऊपर से आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल के आ रही है, वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो आपकी जो है उसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला जो फिनोमिना है वहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके और उसको यहाँ तक लेकर कौन आ रहा है, मतलब जो इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, उसको लेकर कौन आ रहा है, पोलर, है ना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो लेकर आ रही है किसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को यहाँ से उठा के यहाँ तक, है ना, बात समझ आ रही है। तो बताने वाली चीज क्या थी, बताने वाली चीज ये थी कि अगर आपकी ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अगर आपके नॉर्दर्न प्लेन में यहाँ पर जब तक रहेगी तब तक आपका मानसून आगे एडवांस नहीं होता है, बस ये बताने वाली चीज थी। क्या क्या बताने वाली चीज थी, मैं बताता हूँ, वापस से सुनो। जैसे मानो अभी 4-5 दिन पहले बारिश हुई है ना, 4-5 दिन पहले बारिश हुई और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली बारिश थी, इसका मतलब आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अभी इधर ही चल रहा है, इधर ही कहीं ऊपर चल रहा है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, मतलब इस एरिया में अभी आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक्टिव है, इसलिए वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक करवा रही है ना, बात समझ आ रही है। अगर आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पर अभी भी एक्टिव है, प्रेजेंट है, वो मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाकर, क्लाउड उठाकर हमारे यहाँ बारिश करवा रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका बहुत ज्यादा भी मानसून चाहेगा इसके अंदर एंटर होना तो वो एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज एक्टिव है, बात समझ आ रही है। जब तक आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक्टिव रहेगी नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, तब तक मानसून आगे एडवांस नहीं कर पाएगा, बात खत्म। इसके ऊपर आपको जो भी समझना है इंडियन मानसून जब पढ़ेंगे तब समझा देंगे, ठीक है। आपको समझ आई कहने का क्या मतलब था। आप मानसून जब पढ़ोगे उसमें आप अलग अलग टाइप के फिनोमिना पढ़ोगे, क्या ब्रेक इन मानसून क्यों हो रही है, मानसून आ रहा है तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, बात समझ आ रही है, ठीक है ना, मानसून आ रहा है तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये बहुत सारी आप देखोगे। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी, मैं बता रहा हूं, ऐसा सीधा सीधा आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा,
आप इसको बहुत गूगल करते रहोगे, आप देखोगे कि मानसून नहीं पहुंच रहा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे बारिश नहीं करा रहा है, वहाँ पे नहीं बारिश करवा रहा है, और फिर आप सोचोगे यहाँ पे जो बारिश हो गई वो तो मानसून की बारिश नहीं हुई है, मानसून की बारिश। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स के ऊपर एक्टिव रहेगी, इसका मतलब वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली बारिश ही करवाएगी। बात समझ आ रही है। आपने देखा होगा कि एक बारी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया था, क्या फ्लड, कब 2014 की बात है शायद, मैं कॉलेज में था, है ना। तो उस टाइम जम्मू में भी बहुत बारिश हुई, श्रीनगर में भी बहुत बारिश हुई, ऐसे करके बहुत सारी बारिश हो रही थी, है ना। उस टाइम भी जो बारिश हुई थी उस टाइम भी बहुत सारे लोग, क्योंकि ये वाला ऐसा फिनोमिना है कि लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में, और अच्छे से डेवलप भी नहीं हो पाया ये अभी। जैसे आपका एल नीनो और ला लीना वाला फिनोमिना है ना, कि आपको सिर्फ पता है कि ऐसा होता है, आपको उसके पीछे की ज्योग्राफी नहीं पता है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। आप स्पेक्युलेट करते हो कि यहाँ पर ये होता होगा, हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बनता होगा, उस वजह से विंड ऐसे चलती होगी, है ना। जो आपका एल नीनो और ला लीना वाला फिनोमिना है उसमें भी एक्चुअल में आपको ये चीज़ नहीं पता है। और इंडियन मानसून हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए, ये सारी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ पूरी ज्योग्राफी, है ना। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से आप पढ़ नहीं सकते हो एक्चुअल में क्या हुआ है। उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और किसी एक पॉइंट पर आकर वो ऐसे ट्रेवल कर रही थी कि ये दोनों मीट करके एक ही डायरेक्शन में आ गई, तो वो दोनों का सरप्लस हो गया था। मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रही थी, मानसून भी आ रहा था, और उसकी डायरेक्शन ऐसी थी कि दोनों एक जगह एक डायरेक्शन में आ गई, और वो उसका इफेक्ट जो है वो डबल हो गया था। ठीक है भाई, आप एक बात समझो, ऐसा नहीं है कि ऐसे चल रही है तो ये हमेशा ऐसे इसकी 90 डिग्री पे तो रोकती रहेगी, है ना। ये हवा है ना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, और मानसून विंड भी हवा है। तो कभी ऐसा हुआ था कि वो चल रही थी और ये भी चल रही थी, सेम डायरेक्शन में आ गई थी, इसीलिए वो अचानक से आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली थी। समझ रहे हो कि एक तो मॉइस्चर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी आ रहा था और मानसून विंड का भी आ रहा था, और वो सेम डायरेक्शन में आ गया, उस हिसाब से आपकी बारिश जो थी वो इंटेंसिफाई हो गई थी। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, क्योंकि वो भी सितंबर में हुआ था मेरे ख्याल से, 3 या 4 सितंबर की बात है ना, जो भी सितंबर के महीने की बात है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या कि सितंबर के महीने में भी आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव था, है ना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके हर टाइम एक्टिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां लिखा होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग रेनफॉल एंड स्नो इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, है ना। ठीक है, करेक्ट है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये होता है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खुद में ही एक बहुत बड़ा फिनोमिना है जो कि इंडियन मानसून के साथ भी रिलेटेड है, जिसमें पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। बात समझ आई, क्या है ड्राइविंग फिनोमिना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो बात समझ आ गई, जेट स्ट्रीम समझ आ गया क्या होता है। जेट स्ट्रीम इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर चलती है तो क्या लेकर आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो वाला फिनोमिना है जिसमें मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेडन जो क्लाउड होते हैं वो उठकर कहाँ पर आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और बीच में जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ बारिश करवाते हुए आते हैं, है ना। जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ बारिश करवाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई बीच में बहुत सारी माउंटेन रेंज आएंगी, है ना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करवाने का फिनोमिना। क्या चीज, क्या चीज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिनोमिना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक फिनोमिना है कि वेस्टर्न जगह, हाँ यही है, वही तो बता दिया ना मैंने आपको। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक फिनोमिना है और वो फिनोमिना होने का ड्राइविंग फोर्स है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि यही तो एक जेट स्ट्रीम है जो आपकी वहां से सारा चीज उठा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ला सकती है। समझ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेडिटेरेनियन सी में कुछ हो रहा और वो वाली बारिश हमारे यहाँ पर हो जाए। बात समझ रहे हो, कोई तो चीज होगी ना जो वो यहाँ से उठा के वो सारे क्लाउड्स, वो सारा मॉइस्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेकर आ रही होगी, है ना। फिर आप देखोगे कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से लाती है तो सिर्फ यहाँ बारिश कर रही है, यहाँ बीच में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस जगह भी बहुत बारिश होती है क्योंकि वहाँ पे भी सारे माउंटेन रेंज है। देखे ना आपने, मैंने आपको माउंटेन रेंज कराए थे तो बताए थे, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, सुलेमान किरतान माउंटेन रेंज, है ना। वहां पर भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आ रही होती है तो बीच में बहुत जगह पे बारिश करवा के आ रही होती है ना। बात समझ आई। फिर कभी कभी क्या होता है भाई, कभी आपकी ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। कभी आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, एकदम परफेक्ट एरिया मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से चल रही होगी और काफी ज्यादा मॉइस्चर लेगी और बहुत ज्यादा विंटर में बारिश भी करवाएगी, है ना। इसलिए इसके टाइम का आपको पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछले साल क्या हुआ था, अक्टूबर के एंडिंग में ही बहुत ज्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी
हेल स्टॉर्म जम्मू में हो गया था, है ना, 26-27 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि उस टाइम ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम या आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जल्दी आ गया था। कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम निकल जाता है, श्रीनगर में फेब की फर्स्ट वीक तक स्नोफॉल नहीं होता है ना, बहुत लेट स्नोफॉल होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई इस फिनोमिना की वजह से आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा डिले हो गया, आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, अच्छे से होल्ड करके मॉइस्चर वहां से लेकर यहाँ तक नहीं ला पा रही है। बात समझ आई? बात समझ आ गई सारी? पक्का समझ आ गई? कोई डाउट हो तो बताओ। कहाँ तक इम्पैक्ट दिखता है मतलब? हाँ, किधर किधर बता रहा हूँ ना, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है यहाँ से, और ये मेडिटेरेनियन सी से अभी यहाँ पे, मतलब मानो आप ऐसे करके चल रही है। हाँ, इंडिया में कहाँ का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखने को मिलता है? जितनी सारी आपकी माउंटेनियस जो स्टेट्स हैं, है ना, मानो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर एक जो है उसकी ब्रांच नीचे की तरफ आ रही है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और एक छोटा सा साइड जो यूपी का होगा, जो ईस्टर्न यूपी होता है ना, जो नोएडा ये वाला एरिया है ना, उस वाले एरिया में भी क्यों होती है? क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ के दो ब्रांच में टूटती है। जो उसकी नीचे वाली ब्रांच है वो कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को उठा के अपर प्लेन्स जो है किसके, पंजाब हरियाणा के, वहां तक लेकर आती है, और जो अपर ब्रांच है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को उठा के हमारी माउंटेन वाली जो स्टेट्स हैं वहां पर लेकर आती है, और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से फिर वहां बारिश होगी, वहां पर बर्फ गिरेगी, उस हिसाब से पड़ती है ना, कि सर्दी का मौसम है, जिस जगह पे ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, वहां बर्फ पड़ जाएगी, प्लेन्स में बारिश हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक है। ब्रेक की होती है वो मैं आपको बताऊंगा जब इंडियन मानसून पढ़ेंगे, अभी उसमें बहुत लंबा बीच में वो है। ब्रेक होना ऐसे इंडियन मानसून पढ़ने के लिए आपको पूरा एक दो क्लास लगेंगी, ऐसे अचानक से थोड़ी इंडियन मानसून आ जाएगा समझ। ब्रेक लगने के बहुत सारे कारण है। इंडियन मानसून पढ़ने के लिए ही पहले आपको 5-6 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, ठीक है। फिर आपको समझ आएगा कि ब्रेक की होगी। ब्रेक लगने के जितने कारण हैं इंडियन मानसून को बनाने के, उसमें से किसी एक भी कारण में दिक्कत होगी तो ब्रेक लग जाएगी। बात समझ रहे हो? मानो कि यहाँ पे इंटेंस हीटिंग ही ना हो, मानो कि इस बारी गर्मी ना पड़े बहुत ज्यादा, बात समझ आ रही है? मानो कि गर्मियों के टाइम पे गर्मी ही ना पड़े और तिब्बत अच्छे से हीट ही ना हो। अगर तिब्बत अच्छे से हीट ही नहीं होगा, यहाँ पे अच्छे से लो प्रेशर ही नहीं बनेगा, यहाँ पे अच्छे से लो प्रेशर बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा नहीं, तो साउथ विंड, मानसून की जो विंड है वो उतने तेजी से हमारे यहाँ पर आएंगी नहीं, और आएंगी नहीं इसका मतलब नीचे नीचे ही थोड़ी सी बारिश कराएगी, नॉर्दर्न प्लेन्स में मानसून पहुंचेगा नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जब हम पढ़ेंगे इंडियन मानसून तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? तो क्या पढ़ लिया हमने? जेट स्ट्रीम पढ़ ली, ठीक है, जेट स्ट्रीम पढ़ ली। उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो जेट स्ट्रीम थी जिसका नाम था सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसको हमने पढ़ा। उसका हमने देखा रिलेशन विद इंडियन मानसून कैसे कैसे होता है और कैसे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। बात समझ आई? ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। तो छोटा सा फिनोमिना है, आप अगर मैं उसमें टाइम लगाऊं तो लगा सकता हूं भाई, ज्यादा भी टाइम, लेकिन मुझे लगता नहीं उसमें ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। आप देखो, एक दो टाइप के साइक्लोन है, एक का नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक का नाम है टेम्परेट साइक्लोन। मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ है, आप एक बार घर जाओ उसको रीड करो, अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, एक बार आप देखो जरा, ये पहले आप देखो ये टेम्परेट साइक्लोन क्या चीज़ होती है, पहले आप ये चीज़ देखो। टेम्परेट साइक्लोन का मतलब यही फ्रंटल साइक्लोन है ना। टेम्परेट साइक्लोन का मतलब क्या? फ्रंटल। टेम्परेट साइक्लोन का मतलब क्या? फ्रंटल साइक्लोन। रुको मैं अच्छी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये फोटो दिख रही है? ये फोटो दिख रही है? क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं भाई एक जगह जहां पे कोल्ड ड्रायर एयर है ना, ऊपर कोल एयर, कोल्ड कूल एयर लिखा है, फिर यहाँ क्या लिखा है? वार्म मॉइस्ट एयर, बीच में फ्रंट बना रही है। जैसे हमने फ्रंट देखे थे उस दिन, देखे थे फ्रंट, देखे थे हमने, कोल्ड एयर मास था, वार्म एयर मास था। कोल्ड एयर मास हैवी था, डेंस था, वो नीचे अपना एक फ्रंट बना रहा था। वार्म एयर जो थी वो गर्म थी, क्योंकि वार्म एयर लाइट थी, वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है और वहां पे बारिश करवाती है ना, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है और वहां पे बारिश करवाती है ना। बात समझ आई? वैसे ये क्या बताना चाह रहा है? ये बता रहे हैं कि यहाँ पे फ्रंट बन रहे हैं ऐसे ऐसे करके, है ना।
ये कोल्ड एयर ड्राई एयर है, यहाँ पर कूल एयर है, मतलब कुछ एयर है जो कि कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा ठंडी है, कुछ उससे कंपैरिजन में थोड़ी कम ठंडी है, तो यहाँ पे कोल्ड, यहाँ पे कूल, यहाँ पर क्या लिखा है वार्म मॉइस्ट एयर। ठीक है, ठीक है। वार्म एयर कोल्ड एयर के साथ फ्रंट बना रही है, मतलब उन दोनों के बीच में एक, अगर ये वार्म एयर, अगर ये कोल्ड एयर का मास है और यहाँ पे वार्म एयर का मास है, वो आपस में मिल रहे हैं, और आपस में मिलने की वजह से आपकी जो वार्म एयर है वो हवा में राइज हो रही है और वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है और वहाँ पे वो रेनफॉल करवा रही है। ठीक है, वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है और वहाँ पे वो रेनफॉल करवा रही है। भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कौन कौन से रीजन में होगा? ऐसा उस रीजन में होगा जहाँ पे आपके टेम्परेट रीजन होंगे, उस टेम्परेट रीजन में तो आपके कोल्ड एयर मास या कोल्ड फ्रंट डेवलप होगा ना। टेम्परेट रीजन में तो कोल्ड फ्रंट डेवलप नहीं हो सकता है ना, टेम्परेट रीजन में कोल्ड फ्रंट डेवलप हो सकता है? नहीं होगा। टेम्परेट रीजन में क्या होगा? इंटेंस हीटिंग होगी वहाँ पे, तो वार्म एयर ऐसे ही खुद में खुद ऊपर राइज करेगी, करेगी ना। ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा? ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा इंटेंस हीटिंग होगी और इंटेंस हीटिंग होने की वजह से एयर अपने आप ऊपर राइज करेगी। जबकि टेम्परेट रीजन में क्या होगा? टेम्परेट रीजन क्योंकि पहले से ही ठंडा है, ठंडा होने की वजह से आपकी कोल्ड एयर नीचे की तरफ डिसेंड करती है और आगे पीछे की वार्म एयर का फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट करवाती है, उस वजह से वहाँ पर रेनफॉल होती है। ऐसे फिनोमिना को आप क्या बोलते हो? ऐसे फिनोमिना को आप बोलते हो फ्रंटल रेनफॉल, टेम्परेट साइक्लोन, कुछ भी बोल सकते हो। ये जो टेम्परेट साइक्लोन से होने वाली रेनफॉल का आप बोलोगे फ्रंटल रेनफॉल, या कुछ भी, ये सारे एक ही नाम है। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही नाम है। अगर आपको कोई बोले एंटी साइक्लोन, अगर आपको कोई बोले फ्रंटल साइक्लोन, अगर आपको कोई बोले टेम्परेट साइक्लोन, ये सारी एक ही चीज़ है। क्या? ऐसे कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, और कोल्ड एयर मास हैवी डेंस नीचे की तरफ डिसेंड करेगा, वार्म एयर मास उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो लाइट होने की वजह से ऊपर राइज करेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा और नीचे बारिश करवाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे टाइप के साइक्लोन को आप बोलते हो फ्रंटल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन। तो दो टाइप के साइक्लोन हम पढ़ेंगे, उसमें से एक था टेम्परेट साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। पहले हमने क्या देखा? टेम्परेट साइक्लोन। एक बार आप वो वाली फोटो देखो, वो फोटो दिख रही है, ये वाली फोटो दिख रही है। ये वाली फोटो क्या दिखा रही है? इसमें आपको कुछ एरो दिखा रहा है जहां पर ब्लैक ब्लैक कलर के एरो है ना, और कुछ एरो दिखा रहा है ग्रीन कलर के एरो दिखा रहा है, कुछ एरो दिखा रहा है ब्लैक कलर के, कुछ एरो दिखा रहा है ग्रीन कलर के। ठीक है, बात समझ आ रही है? वो जो ब्लैक कलर वाले एरो हैं वो आपको जगहें दिखा रही हैं जहां पर आपके टेम्परेट साइक्लोन आ सकते हैं, जहां पर आपके टेम्परेट साइक्लोन आ सकते हैं। और ये नीचे जो ग्रीन कलर वाली जो एरो है वो आपको दिखा रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अच्छा ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन की और खास बात क्या है? भाई टेम्परेट साइक्लोन जो है वो लैंड के ऊपर डेवलप होंगे, है ना, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होगा वो वाटर बॉडी के ऊपर डेवलप होगा, है ना। ठीक है, बात समझ आई? टेम्परेट साइक्लोन की आप डायरेक्शन देखो कहाँ पर है, जहाँ पर आपकी वेस्टर्ली चल रही है उस डायरेक्शन में आपकी टेम्परेट साइक्लोन है? भाई इस डायरेक्शन देखो आप, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? जहाँ पर आपकी वेस्टर्ली चल रही है उस डायरेक्शन में आपके क्या है? टेम्परेट साइक्लोन, है ना। ठीक है, और आप देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन उनका एरो देखो आप, ओशन से निकल के लैंड की तरफ जा रहे हैं, है ना, ओशन से निकल के लैंड की तरफ जाना चाह रहे हैं, है ना। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। फिर आप देखो, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन के बनने का फिनोमिना ये है कि कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी, वार्म एयर ऊपर राइज करेगी, इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान है। क्या? अगर आपका कहीं पे टेम्परेट साइक्लोन आने वाला है ना, अगर आपका कहीं पे टेम्परेट साइक्लोन आने वाला है तो आपको पता है कि टेम्परेट साइक्लोन आने का फिनोमिना क्या है? क्या फिनोमिना है? दो फ्रंट बनेंगे, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट ऊपर राइज करेगा और ऊपर रेनफॉल करवाएगा, इसीलिए इनका प्रिडिक्शन, है ना, इसीलिए इनका प्रिडिक्शन जो है वो आसान है। ठीक है, इसीलिए इनका प्रिडिक्शन आसान है। क्यों? क्योंकि भाई ये उतने ज़्यादा डिवास्टेटिव नहीं होते एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। अभी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि भाई ये क्यों इतना मुश्किल है। तो टेम्परेट साइक्लोन आर इजी टू डिटेक्ट। क्या? टेम्परेट साइक्लोन लैंड के ऊपर बनेंगे और दे आर इजी टू डिटेक्ट। ठीक है, क्योंकि इनका फिनोमिना जो है रेनफॉल का बहुत आसान है। ठीक है, आसानी से आप पकड़ सकते हो और आसानी से आप गेस कर सकते हो कि एग्जैक्टली कितने बजे रेनफॉल होगी, कितने बजे रेनफॉल नहीं होगी, है ना। बात समझ आ रही है? फिर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं इंडिया वालों को तो कुछ नहीं आता, बस ये यूएसए वाले इनका तो देखो वो हमेशा से बता देते हैं अच्छे से, है ना। क्या? कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं इंडिया वालों को कुछ नहीं पता है, मानसून कब आता है, हम बाहर निकले तो दिखा रहा था धूप है, अभी तो बारिश हो गई, और अमेरिका में तो एकदम 12 बजे लिखता है तो 12 बजे रेनफॉल हो जाती है ना। क्योंकि भाई वहाँ पे बारिश का फिनोमिना अलग है, यहाँ पे बारिश का फिनोमिना अलग है। वहाँ पर क्या है?
टेम्परेट रेनफॉल, यहाँ पर क्या है ट्रॉपिकल रेनफॉल, तो टेम्परेट रेनफॉल के बनने का फिनोमिना, और क्योंकि वो लेस डिवास्टेटिव है, आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, लैंड के ऊपर बनता है, वेस्टर्ली की डायरेक्शन में चलता है, तो उस ऐसे बनने वाले साइक्लोन को आप क्या बोलोगे? टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन, कुछ भी बोलो उसको, ठीक है। इससे अगर हम उठें आगे तो हम टेम्परेट रीजन से आए ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, टेम्परेट रीजन से अगर हम आए ट्रॉपिकल रीजन में, देखो नहीं ये नहीं, आपने फोटो देख ली ना, लोकेशन, ये वाली लोकेशन दिखा रहा था मैं आपको, क्या लोकेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, वो आपको टेम्परेट साइक्लोन्स की लोकेशन दिखा रहा है, टेम्परेट साइक्लोन्स की लोकेशन दिखा रहा है। परमानेंट जेट स्ट्रीम पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। आप आओ एक बार ये साइक्लोनिक रेनफॉल में, अच्छा ये चीज पढ़ो, ये क्या है? ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की कुछ कंडीशन, क्या कंडीशन? ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनेगा? एक तो भाई ट्रॉपिक में बनेगा, क्योंकि उसके नाम के आगे ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, तो मतलब ट्रॉपिकल एरिया में बनेगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। भाई ओशन के ऊपर डेवलप होगा, है ना। दूसरी क्या चीज है ट्रॉपिकल साइक्लोन की? ओशन के ऊपर डेवलप होगा। ओशन के ऊपर डेवलप होने के लिए ओशन का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए, कितना भाई 27 टू 28 डिग्री, उसके अराउंड अगर आपका ओशन का टेम्परेचर हो जाए तो आप बोलोगे ओशन वाटर जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है और अब यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होने की संभावना है और साइक्लोन आने की संभावना है, ऐसा हो सकता है ना। इसीलिए आईएमडी जब भी प्रिडिक्ट करता है कि आपका ये ट्रॉपिकल कोई भी साइक्लोन आने वाला है तो वो कुछ प्रिडिक्ट कर देता है कि हाँ 2-3 दिन में आ जाएगा, है ना। उसको एग्जैक्टली नहीं पता होता है, 2-3 दिन वो पहले बोलेगा कि इस कोस्ट पे वो हिट करेगा, इतने बजे हिट करेगा, है ना। फिर आप देखोगे 2-3 दिन के बाद जिस दिन एक्चुअल में हिट करना होता है उस दिन उस समय हिट ही नहीं करता है और वो बोलता है कि अब इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो किसी और तरफ चला गया, है ना। होता है ना, देखा है आपने। आप देखो ये फोटो आपको क्या दिखा रही है? ये फोटो आपको दिखा रही है ये वाली जो रीजन है, यहां से इस एरिया में मानो इंटेंस हीटिंग हो गई है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर डेवलप हो गया, बहुत ज्यादा लो प्रेशर डेवलप हो गया। हॉट एयर जो है ऊपर की तरफ राइज कर रही है और इसके अंदर एयर के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, क्योंकि ओशन के ऊपर डेवलप हो रहा है ना। ओशन के ऊपर डेवलप हो रहा है तो इस जगह पे काफी ज्यादा मॉइस्चर है। मॉइस्चर है तो ऊपर जाके ये चीज ठंडी होगी, है ना। ऊपर जाके ये चीज ठंडी होगी, क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा, किसके? क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा, क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? आप देखो ये बीच में जो ये चीज दिखाई है इसको क्या बोलते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन। ये आई ऑफ द साइक्लोन की क्या खास बात है? आई ऑफ द साइक्लोन की एक खास बात है, आई ऑफ द साइक्लोन की एक खास बात है कि इस जगह पर जाकर आपकी कुछ जो कोल्ड विंड जो ऊपर जा रही है वो इस जगह पर जाके नीचे की तरफ डिसेंड करती है ना। कुछ कोल्ड जो हवा ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाके कुछ क्लाउड बने कुछ हवा ऊपर जाके ठंडी हुई, वो इस आई के अराउंड पे आकर नीचे की तरफ डिसेंड करेगी कुछ हवा, है ना। इसका मतलब ये वाला जो सिर्फ एरिया होगा ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी, कोई यहाँ पे कुछ नहीं होगा, काम एरिया होगा सिर्फ, ठीक है। रिलेटिवली काम एज कंपेयर टू दिस साइड एंड दिस साइड। ये क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि यहाँ पे तो क्लाउड की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे बारिश होगी, दिख रही है आपको, यहाँ बारिश, यहाँ बारिश, यहाँ बारिश, यहाँ बारिश, यहाँ बारिश, यहाँ ये दिखा रहा है। ये हवा यहाँ से ऊपर जा रही है, दिखा रहा है, हवा यहाँ से ऊपर जा रही है, लेकिन इस आई के अंदर जाके कुछ हवा नीचे की तरफ सिंक करती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? आई की प्रॉपर्टी, है ना। इसको आपको कैसे और पूछा जा सकता है? ऐसे बोल सकता है कि आई का टेम्परेचर इज हाइयर या आई का टेम्परेचर इज लेसर देन सराउंडिंग, ऐसे करके कुछ भी स्टेटमेंट बना सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आई से रिलेटेड ऐसे आप कोई चीज क्वेश्चन बना सकते हैं वो आपके लिए। हाँ ठीक है, क्या टेम्परेचर इसका सराउंडिंग से ज्यादा होगा, लो होगा? ज्यादा कैसे होगा, है ना। आप देखो इस एरिया में अगर मैं बोल रहा हूँ रिलेटिवली आपका मतलब काम है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, तो आप मानो कि अगर ये साइक्लोन आपका चलकर लैंड की तरफ आ रहा है, क्या ये साइक्लोन आपका ओशन के ऊपर डेवलप हुआ, है ना। ओशन के ऊपर आपका ये साइक्लोन डेवलप हुआ और ये लैंड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। लैंड की तरफ क्यों ट्रेवल कर रहा है? आपने देखा ये कहां पर बन रहा था? आपने देखा ये वाटर बॉडी पे बन रहा था, लेकिन बनने की लोकेशन उस जगह पे जहां पर ईस्टर्ली चलती है ना, उस जगह पे जहां पर ईस्टर्ली चलती है ना। इस फोटो को देखो आप, इस फोटो को देखो जरा, ये फोटो दिख रही है,
इस जगह पे क्या चलता है, ईस्टर्ली चलती हैं, ईस्टर्ली चल रही हैं, है ना। ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये बे ऑफ बंगाल, फिर ये इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये वापस से पैसिफिक ओशन, है ना। तो क्योंकि ये ओशन के ऊपर डेवलप हो रहा है और डेवलप होने के अलग अलग आपको कंडीशन बताई कि क्यों डेवलप होगा। डेवलप होगा एक्चुअल में कब, देखो क्या लिखा हुआ है, जून से नवंबर के बीच, फिर क्या लिखा है, जून से मार्च की जैन, इस जगह पे क्या लिखा है, जैन मार्च। क्यों इस जगह पे जैन मार्च क्यों लिखा है, यहाँ पर लिखा है जनवरी से मार्च, है ना। बात समझ आ गई। देखो आपकी गर्मियां, जैसे आप मानो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी गर्मियां स्टार्ट हुई, आप मानो मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई, मतलब मई तक आते आते आपकी इंटेंस हीटिंग हो चुकी है अच्छे से, है ना। मई के एंड जून की स्टार्टिंग में आपके इंटेंस हीटिंग हो चुकी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जुलाई से आपका रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है मानसून सीजन, तो मई एंडिंग जून तक आपकी इंटेंस हीटिंग ओशन की हो चुकी है ना। मतलब मई जून, मतलब ये जून के अराउंड का जो आपका एरिया टाइम होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अराउंड, ये एकदम परफेक्ट टाइम होगा आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के लिए, क्योंकि आपका वाटर जो है मैंने आपको बताया वो टाइम लेता है गर्म होने के लिए, है ना। तो पूरी जो आपकी गर्मियां चल रही होंगी मार्च अप्रैल मई, तो ये पूरा टाइम लेगा अच्छे से आपका ओशन वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, है ना। और हीट होने की वजह से जब तक आप मई की एंडिंग और जून तक पहुंचोगे तब तक इंटेंस हीटिंग हो जाएगी आपके ओशन वाटर की, और एकदम अच्छे से लो प्रेशर बनने की जो सारी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएंगी इस ओशन के अराउंड, है ना। टेम्परेचर जो है ओशन का काफी बढ़ गया है, ठीक है, इंटेंस हीटिंग हो गई है, लो प्रेशर डेवलप हो गया है। उस लो प्रेशर की वजह से यहाँ पर एयर जो है ऊपर की तरफ राइज करेगी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसके बीच में आई होगी, साइक्लोन के बीच में आई होगी, जो कि जहां पर बारिश नहीं होती, है ना, जो काम एरिया होता है पूरे साइक्लोन का, उसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। फिर इसकी डायरेक्शन क्या बताई भाई, वाटर से चलेगा और लैंड की तरफ आएगा। अब आपका कोई साइक्लोन है जो कि वाटर से चल के लैंड की तरफ आ रहा है, उसका आधा पार्ट जैसे ही लैंड की तरफ हिट होता है, उसका आधा पार्ट जैसे ही लैंड पे हिट होता है और फिर आई आ जाती है ना, तो लोगों को क्या लगता है कि साइक्लोन खत्म हो गया, है ना। यही लिखा है आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि साइक्लोन जो है वो आपका जैसे ही लैंड पे या किसी कोस्ट पे हिट करता है, आधा साइक्लोन जैसे ही हिट करता है, जैसे ही आई आ जाती है, और आई क्या है, आई में कोई रेनफॉल नहीं, कुछ नहीं, है ना, तो लोगों को क्या लगता है साइक्लोन जो है आपका खत्म हो गया। लेकिन जैसे वो आई पास होके सेकंड पार्ट ऑफ द साइक्लोन आपका हिट करता है, तो अचानक से अगर लोग प्रिपेयर नहीं है और वो ये सोच के बैठे हैं कि आपका साइक्लोन खत्म हो गया, तो काफी ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इसीलिए पहले से वो सब रेडियो से बोल के रखते हैं कि नहीं साइक्लोन आ रहा है, आप सारे यहाँ पे, यहाँ से कोस्ट खाली कर दो, आप सेफ जगह पे चले जाओ, है ना। जब भी आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है ना, जब भी आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। बात समझ आई भाई। ट्रॉपिकल साइक्लोन में पढ़ने की और इसमें क्या खास बात आपको बताई जाए। ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग ओशन में, है ना, अलग अलग ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर पैसिफिक ओशन में कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा तो उसका क्या नाम होता है, हरिकेन। ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर पैसिफिक ओशन में तो हरिकेन होता है, पक्का पक्का। अच्छा, फिर अटलांटिक ओशन में क्या होता है, पैसिफिक में विली विली नहीं होता है, टाइफून कहाँ होता है भाई, एक मिनट, जापान नहीं, ओशन बताओ, ओशन। पैसिफिक ओशन में क्या होता है, नॉर्थ पैसिफिक में होता है टाइफून और साउथ पैसिफिक में होता है विली, हाँ ठीक है, और ये अटलांटिक में होता है ये हरिकेन, है ना। अटलांटिक ओशन में क्या होता है, अटलांटिक ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हरिकेन, है ना। और अगर पैसिफिक ओशन में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो क्या बोलोगे, टाइफून। और अगर नीचे नीचे आएगा यहाँ पर इस एरिया में, अगर वो आता है इस एरिया में, तो आप उसको क्या बोलते हो, विली विली, है ना। इस एरिया में अगर वो आता है तो उसको आप क्या बोलते हो, विली विली, है ना। तो हरिकेन हो या फिर टाइफून हो, तो ये सारी चीजें सेम ही है ना। ये सारे क्या हैं, ट्रॉपिकल, ये सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग टाइप के नाम है, डिपेंडिंग अपॉन द ओशन इन विच दे आर ओरिजिनेटिंग, है ना, इन विच दे आर ओरिजिनेटिंग, उस हिसाब से इनके अलग अलग टाइप के नाम है। बात समझ आ रही है। अब मानो ये अमेरिका है, इसके इस एरिया में अगर कोई बारिश हो रही है किसी टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, है ना, टेम्परेट साइक्लोन जो कि वेस्टर्ली से आ रहा है ना भाई, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हुआ और वो इस तरफ जा रहा है, लैंड की तरफ जा रहा है, मानो इस एरिया में वेस्टर्ली चल रही है ना, यहाँ पे तो वेस्टर्ली चल रही है, मानो यहाँ पे कोई टेम्परेट साइक्लोन आ रहा है यहाँ पर और इस जगह लैंड पे हिट करेगा, है ना, तो वो कम डिस्ट्रक्शन करेगा एज कम्पेयर टू ये वाले जो कोस्ट हैं जो इसके वल्नरेबल है ना, इसके जो ये कोस्ट हैं जो मतलब ईस्टर्न कोस्ट जो होंगे,
ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, कौन से ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट होंगे जो वो ज्यादा वल्नरेबल होंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। आप देखो ये ईस्टर्न कोस्ट, इस जगह 4-5 एरो, ये ईस्टर्न कोस्ट, ये सारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये सारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये सारा, फिर ये सारा ईस्टर्न कोस्ट, ये सारा ईस्टर्न कोस्ट है ना। फिर आप एक और चीज देखो, एक तो यहाँ पे पानी गर्म हो ही रहा है, सेकंड आप देखो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से आपकी वॉर मोशन करंट भी ट्रेवल होती है। ईस्टर्न जो मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट है वहां से आपकी वॉर मोशन करंट जाती है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट से आपकी वॉर मोशन करंट जाती थी, तो वॉर मोशन करंट जाने की वजह से आपका यहाँ का पानी और भी ज्यादा गर्म होगा। एक तो इंटेंस हीटिंग तो हो ही रही है, दूसरी यहाँ से वॉर मोशन करंट भी जा रही है, तो उसकी वजह से भी आपका पानी ज्यादा गर्म होगा। तो ज्यादा गर्म होने की वजह से दीज आर द परफेक्ट कंडीशन और एरियाज जहाँ पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो डेवलप कर सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपके वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन्स, इजी टू डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, इजी टू डिटेक्ट नहीं होंगे, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होंगे वो इजी टू डिटेक्ट नहीं होंगे, है ना, ठीक है, एज कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि उनका फिनोमिना अलग है, कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट उस हिसाब से बनते हैं, इनका फिनोमिना थोड़ा अलग है। इनके लिए ये सारी कंडीशन डेवलप होनी चाहिए, उस वजह से आपका यहाँ पे ये साइक्लोन डेवलप हो पाएगा। फिर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ देखोगे तो हम क्या बोलेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, तो हम उसके अलग अलग कारण देते हैं। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है उसके लिए कि अब बे ऑफ बंगाल जो है उसका पानी जो है वो ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, है ना। बे ऑफ बंगाल का पानी ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, क्यों, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये क्लोज्ड मास है, एनक्लोज्ड एरिया है ना। यहाँ से वो क्या बोलता है, बे ऑफ बंगाल इज एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड एरिया है, उस हिसाब से इस एरिया में यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो जाती है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी यहाँ पर, क्योंकि ये ओपन टाइप का एरिया है ना। यहाँ पर कोस्ट लाइन कितनी दूर दूर है ना, यहाँ पे कोस्ट लाइन दूर दूर है ना, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है ना। उस हिसाब से वो बोलते हैं कि अरेबियन सी जो है वहाँ पर उस जगह का टेम्परेचर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इनक्लोज्ड एरिया है, जहाँ पर भी ऐसा इनक्लोज्ड एरिया बनेगा उस जगह का टेम्परेचर जो होगा ओशन का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में इसलिए ज़्यादा आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में और क्या बताया जाए, सर इसमें ये एक ही रीजन है कि ये एनक्लोज्ड है तो इसीलिए क्या चीज़, अरे मतलब कि बे ऑफ ये यहाँ पे इनक्लोज सी है ना, यहाँ एक तो ये इनक्लोज सरफेस है, यहाँ पर ऊपर से आप ये देखो कि और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यहाँ पर ये इंडियन ओशन है और यहाँ पर और कोई भी सी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये इंडियन ओशन है और यहाँ पर इनक्लोज सरफेस है। यहाँ पे किसी भी और जगह का पानी आकर यहाँ मिक्स नहीं हो रहा है ना, किसी भी और जगह का पानी आकर यहाँ पर मिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप मानो कि जैसे ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर रेड सी है, पर्शियन गल्फ है ना, उस हिसाब से वो एरिया बड़ा है, वहाँ पर पानी की मिक्सिंग हो पा रही है अच्छे से। इस एरिया में यहाँ पर कोई भी मतलब वार्म या कोल्ड करंट चल रही है जिसके हिसाब से मिक्सिंग हो या कुछ हो, है इस एरिया में, बे ऑफ बंगाल में है। इस एरिया में, इस एरिया जो है ये वाला एरिया है ना, ये वाले एरिया में आपकी कोई कोल्ड या वार्म करंट चलती है कि नहीं चलती है, कौन सी वार्म करंट चलती है, अच्छा ठीक है, घर जाके देखना, ठीक है। तो आप घर जाओ एक बारी अपने एनसीईआरटी से इसको रीड करो, किसको, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन को आप घर जाके रीड करो एक बारी, उनकी आप डायरेक्शन देखो किस एरिया में वो चलते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया किस एरिया में चलते हैं। उसका कुछ डिफरेंस लिखा होगा कि टेम्परेट साइक्लोन की बनने की क्या कंडीशन है और ट्रॉपिकल साइक्लोन की बनने की क्या कंडीशन है। आप एक बार जाओ घर, उसको रीड करो, कुछ आपको डाउट होगा तो मुझे कल बताओ, नहीं होगा तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ और देखेंगे, ठीक है। चलो देखो ये वाली फोटो आपको दिखा रही है, नाम अलग अलग है ना, क्या दिखा रही है, यहाँ पे लिखा है इस एरिया में जो साइक्लोन आ रहे हैं उनको सिर्फ साइक्लोन बोला है ना, क्या साइक्लोन। ये वाली एरिया जो है ये कौन सा एरिया है, हाँ ये कौन सा, जापान वाला एरिया है ना, मतलब कि पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन है ना।
पैसिफिक ओशन है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैसिफिक ओशन है तो क्या लिखा है, टाइफून, है ना। और वहां पर क्या है, वो अटलांटिक ओशन में क्या लिखा हुआ है, हरिकेन लिखा है। फिर आप घर जाओ एक बार इसको घर पे जाके रीड करो, कोई दिक्कत होगी तो मुझे कल आके क्लास में आप बताना कि सर ये वाली दिक्कत है, ठीक है। और आप घर पे जाके वापस से एक बार देख लो, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो मुझे आप कल बताना, प्रेशर बेल्ट में या फिर कोई भी साइक्लोन में या फिर क्या चीज़ पड़ी, जेट स्ट्रीम में, या फिर जो भी मैंने आपको आज चीज़ बताई, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं।